अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आई होप आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। नॉवल पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नॉवल कैसा लगा है ये। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मैं ये भी बता दूँ कि मैं डेली एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि रीज़न यही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। इसी वजह से मैं रोज़ नॉवल अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले तो माज़रत, मैं जल्दी जल्दी नॉवल अपलोड नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। अब कोशिश तो यही रहेगी कि करूँ मैं रोज़ एपिसोड अपलोड। सो करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है जुनून इश्क बाय वफा शाह। लास्ट एपिसोड। लम्हों का खेल था और एक पलक झपकते सारा मंजर बदल गया था। खामोश फिजा में एक वजूद की टूटती हुई सांसों का तसलसल वहाँ मौजूद कितने दिलों की धड़कनों को बंद कर गया। सफ़ेद शर्ट को रंगता हुआ सुर्ख लहू देखकर किसी को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। जिस चेहरे पर कुछ देर पहले हसीन मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, वहाँ अब मौत के साए लहरा रहे थे, जिसे देखते किसी की हैरान आंखों से कई आंसू बेमोल होते ज़मीन पर बिखरे। पुलिस और शईब के साथ आते जोहेब और जहानजीब मलिक सामने नजर आते मंजर को देखकर चंद पल के लिए थम गए। जोहेब मलिक को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे दोबारा खोला हो। जानिया दाएं हाथ को दिल के मुकाम पर रखते जहां दर्द की ठीसें उठती महसूस हुई थी, इनके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए। जोहेब मलिक को डगमगाते देख जहानजीब मलिक ने फौरन इन्हें सहारा दिया था, जबकि आफ्ताब मलिक तो ऐसे था जैसे किसी ने उसके वजूद से रूह खींच ली हो। वो अभी तक हैरान परेशान से अपने सामने खड़ी जानिया को हैरत से देख रहा था, जिसने पलट कर नम आंखों से मुस्कुरा कर एक नज़र उसके वजीहा चेहरे की तरफ देखा था, जबकि दूसरे ही लम्हे वो इसके मजबूत बाजुओं में लहराई थी जानिया, जिस पर वो होश में आता पूरी कुव्वत से धाड़ा था। दूसरी तरफ आफ्ताब की जगह जानिया को गोली लगते देख गन ऐशाल के हाथ से छूटती जमीन पर गिरी थी, जैसे आगे बढ़कर फौरन पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। जानिया, उसका खूबसूरत चेहरा थपथपाते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा था, जो अपनी आंखें कब की बंद कर चुकी थी। नहीं जानिया, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उठे ना जान, देखिए मैं कह रहा हूँ, आप तो मेरी कोई बात ही नहीं टालती ना, प्लीज़ उठे। इसके वजूद को झंझोड़ते हुए वो इसे जगाने की कोशिश कर रहा था, तभी शईब और रोमान उसकी तरफ बढ़े थे। आफ्ताब, वक्त ज़ाय ना कर, देख भाभी का खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, हमें जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल पहुँचाना होगा। जी लाला, उठे। अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शैब के समझाने पर रोमान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। नहीं, कुछ नहीं होगा इन्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी जानिया को। इन दोनों को मजबूत लहजे में जवाब देते वो इसे अपनी गोद में उठाता तेज कदमों से बाहर की जानिब भागा था, जिसके पीछे ही शईब रोमान से जरबाब को लेता जहानजीब और जोहेब मलिक के साथ उसके पीछे हॉस्पिटल के लिए निकला था। जबकि पीछे ईशान की गिरफ्तारी से लेकर बाकी की तमाम कार्रवाई रोमान और आयत ने संभाली थी। बिल्डिंग के निचले हिस्से में मिली लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि ऐशाल अहमद को पुलिस स्टेशन पहुंचाकर उसके खिलाफ किडनैपिंग और इकदाम कत्ल का केस डालते FIR काट ली गई। वो जो आफ्ताब मलिक को नीचा दिखाने के लिए इसके बेटे को इससे दूर करना चाहती थी, ताकि वो पल पल जिए और पल पर मरे। धत्ता की अपनी ज़ात की नफ़ी की जाने पर आफ्ताब मलिक से उसकी सांसें तक छीनने को कोशिश की। इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुमसुम सी बैठी अपने मुस्तकिल के बारे में सोच रही थी, जब एकदम उसके खूबसूरत होठों पर हसीन मगर मकरू मुस्कुराहट खिली थी। तुम्हें गोली नहीं लगी तो क्या हुआ आफ्ताब मलिक, लेकिन तुम्हारी नई ताज़ा ताज़ा सो कॉल्ड मोहब्बत जो तुम्हारी जीने की वजह थी, इसे तो मैंने हमेशा के लिए तुमसे छीन लिया। अजीब वो गरीब लहजे में बोलते उसने खुलकर कहका लगाया था। अपनी आगे की सारी ज़िंदगी अब तुम इस गम में गुजार दोगे, और ये तुम्हारी सांसें छीन लेने से भी बड़ी सज़ा होगी तुम्हारे लिए। बेचारा आफ्ताब मलिक, जिसे दूसरी बार भी मोहब्बत रास नहीं आई, अफसोस ज़दा लहजे में बोलते हुए इसे एक बार फिर कहका लगाया था। अजीब जुनूनी और पागल सी औरत थी, जो अपनी अन्ना और जिद में उस हद तक नीचे गिर गई थी कि किसी की बेबसी और दर्द पर कह लगा रही थी, लेकिन इन सब में वो ऊपर बैठी ज़ात को बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी, जिसने जालिम की रस्सी को दराज ज़रूर छोड़ा था, लेकिन एक मुकर्ररा वक्त तक। इसके बाद जब इस रस्सी को खींचा जाना था तो अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगने तक की मोहलत भी नहीं दी जानी थी, और ऐशाल अहमद के ज़वाल का वक्त भी अब बहुत करीब था।
इस वक्त सब लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर आईसीयू में मौजूद जानिया की जिंदगी की दुआएं कर रहे थे, जिसकी हालत डॉक्टर्स ने काफ़ी क्रिटिकल बताई थी। ऐशाल की गन से निकलने वाली गोली उसके बाएं तरफ सीने पर दिल से बस कुछ इंच के फासले पर लगी थी, जो मजीद परेशानी का बास थी। वैसे तो डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी थी, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से होश नहीं आ रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात, जानिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसके बच्चे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जो इस गमजदा माहौल में मलिक फैमिली के लिए वाहिद खुशी आइंदा बात थी। लेकिन ये खुशी भी जानिया की ही सांसों से जुड़ी थी। जब तक इसको होश नहीं आ जाता, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। और इसके साथ साथ जरबाब को भी फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज ने उसके दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर डाला था, जिसकी वजह से लाख जतन करने के बावजूद भी उसे मुकम्मल होश नहीं आ रहा था। हर बार कोशिश करने पर वो एक दो लम्हों के लिए अपनी आंखें खोलता, लेकिन फिर अगले ही लम्हे जेनी जान और बाबा के नाम की गर्दान करता दोबारा बेहोशी में चला जाता। एक तरफ जान से प्यारा बेटा और दूसरी तरफ आफ्ताब मलिक के जिंदा रहने की वजह उसकी हमसफर, इसके होने वाली बच्चे की माँ, किसी की भी तो हिफाजत नहीं कर पाया था। वो एक बार फिर ऐशाल अहमद से बुरी तरह हार गया था। वो रिश्ते जो इसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज थे, आज जिस हालत में थे, हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े थे, ये आफ्ताब मलिक की हार ही तो थी। आज एक बार फिर ऐशाल अहमद की नफरत उसकी जिद जीत गई थी और आफ्ताब मलिक के हिस्से में एक बार फिर खसारे आए थे। या अल्लाह, अपनी बेबसी पर आफ्ताब मलिक ने अपनी नम आंखों को बंद करते दिल से अपने रब को पुकारा था। तभी पीछे से शहीब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रख मेरे यार, इंशाल्लाह सब बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। कब होगा? जब मेरे अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो जाएगी तब। शहीब, तू सोच भी नहीं सकता मैं इस वक्त खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा हूँ। कितनी आसानी से मेरी आंखों के सामने ऐशाल ने जानिया को गोली मार दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसकी हिफाजत के लिए। तुझे पता है कितने अरसे बाद मेरे तड़पते सिलकते दिल को कुछ सुकून हासिल हुआ था। जानिया ने मेरे जख्मों पर अपनी मोहब्बत के फाहे रखते, मेरे दर्द को खुद में समेटते मुझे दोबारा मुस्कुराने की वजह दी थी। मेरी बेरंग जिंदगी में अपनी मोहब्बत के फूल खिलाते मुझे जीने की वजह दी, और बदले में मैंने उसे क्या दिया था? कुछ भी नहीं। ऐशाल के इरादों को जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। सुर्ख रंग हुई आंखें उसके चेहरे पर टिकाते वो नम लहजे में गोया हुआ। इसके नम लहजे को महसूस करते शहीब ने तड़प कर उसे अपने सीने में भिंचा था। बस यार, हौसला कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक? एक तरफ जानिया तो दूसरी तरफ जरबाब। मैं तुझे कैसे बताऊं इस वक्त मैं खुद को कितना लाचार महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वजूद से कोई मेरी रूह खींच लेकर जा रहा हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आफ्ताब, नहीं यार, नहीं शहीब, और हिम्मत नहीं है मुझ में ये सब कुछ बर्दाश्त करने की। इसकी बात दरमियान में काटते वो मायूसी से बोला, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो बार बार मेरे साथ ऐसा होता है? मुझे कोई भी मुकम्मल खुशी हासिल क्यों नहीं होती? आखिर क्या कसूर है मेरा जो दूसरी बार मेरी मोहब्बत इस तरह मुझसे छीनी जा रही है? उसके लहजे में अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर सवाल उठे। गुजरे हुए माजी का गहरा दर्द था। तुझे पता है, मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था अपने दर्दनाक माजी को भुलाकर आगे बढ़ पाना, लेकिन मैंने जानिया की मोहब्बत को खुदा की रज़ा और अपने लिए जज़ा समझते उसे कबूल किया। बहुत मुश्किल था अपने टूटे हुए एतबार को दोबारा जोड़ना, और जब सारी मुश्किलात से गुजरते अपने माजी को भुलाकर मैं आगे बढ़ा, जब उस खुदा की रज़ा में राज़ी होते जानिया को अपना मान लिया, तो आज क्यों फिर मेरे साथ ये सब हुआ? आजमाइश है मेरे दोस्त इस पाकज़ात की, जो वो अपनी खास बंदों से ही लेता है, और इस बात पर भी यकीन रख, वो कभी भी अपने बंदे पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते वो प्यार से समझाने लगा, तो मायूस ना हो, इस रब की रहमत पर यकीन रख, वो कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। ऐशाल तेरे लिए ठीक औरत नहीं थी, इसीलिए वक्त रही रहते वो इसकी असलियत तेरे सामने ले आया, तुझे इससे दूर किया। लेकिन ये भी तो देख, बदले में जानिया जैसी प्यारी लड़की से तुझे नवाज दिया, जो तुझसे सच्ची और ऐसी लागर्ज से मोहब्बत करती है कि तेरी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। शहीब की बात पर आफ्ताब ने अपनी झुकी नज़रें उठाई और उस खुदा की कुदरत को भी देख, जिसने इतना कुछ होने के बावजूद भी इसके वजूद में तेरी औलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। ये उसकी रहमत नहीं तो और क्या है? आफ्ताब, जो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था, उसके बेचैन दिल में धीरे धीरे सुकून उतरने लगा। और रही बात जरबाब की, तो जिस खुदा ने आज से 6 साल पहले ऐसी हालत में उसकी हिफाजत की है जब इसके बचने की कोई चांस ही नहीं थे, तो आज फिर हालात हमारे हक में हैं। तो परेशान होने के बजाय उस रब से दुआ कर, मुझे पूरी उम्मीद है वो कभी तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आफ्ताब में हाँ में सर हिलाते मुस्कुरा कर दोबारा इसे अपने सीने से लगाया था, जिसकी बातों ने उसके दिल पर मौजूद एक भारी बोझ उतार दिया था।
सच कहते हैं लोग, एक मखलिस दोस्त खुदा की बहुत बड़ी नेमत होता है, और आफ्ताब इस मामले में बहुत खुशकिस्मत था जिसे बचपन में ही इस नेमत से नवाज दिया गया। शईब वो इंसान था जिसने उसके बुरे से बुरे बर्ताव के बावजूद भी कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि हमेशा अपनी ऊटपटांग हरकतों से उसके सड़े हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का सबब बनता था और उसके खुश होने पर मुस्कुराता था, जबकि तकलीफ के वक्त आफ्ताब का मजबूत सहारा बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। शईब जैसा मखलिस दोस्त नवाजने पर वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। चल अब बस भी कर, तूने तो मुझे अपनी महबूबा ही समझ लिया है। आफ्ताब को खुद से अलग ना होते देख वो शरीर लहजे में बोला, जिस पर आफ्ताब सटपटाते हुए फौरन इससे अलग हुआ, जबकि उसके सुर्ख चेहरे को देखते शईब ने कहका लगाया, दांत अंदर कर वरना अभी तोड़ दूंगा कमीने इंसान। शक्ल देखी अपनी कभी आईने में, तूने मेरी महबूबा बनने के लायक है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैंडसम हो। वैसे अगर तू चाहे मैं तेरी महबूबा बनने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे ये बता दे कि तू दो को एक साथ हैंडल कर पाएगा। निचला लब दांतों तले दबाए शईब ने ऐसी निगाहों से आफ्ताब को देखा कि वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ गया, जबकि इसके सफ़ेद चेहरे पर घुलती सुर्खियों को देखते शईब का कहका बुलंद हुआ, 100 कमीने मरे होंगे जब तू पैदा हुआ होगा। उसके कंधे पर भारी मुक्का जड़ते हुए उसे शर्म दिलाते बोला, अरे मार दिया जालिम, अभी तो महबूबा भी नहीं बनाया और ऐसा जुल्म। अपने कंधे को सहलाते उसने दुआई दी थी, जिसे नज़रअंदाज करते आफ्ताब हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ा था, जबकि होठों पर कुछ देर पहले की निस्बत अब इस वक्त नरम मुस्कुराहट का राज था, जिसे देखते शईब ने ऊपर की तरफ देखते रब का शुक्र अदा किया था और इसकी सदा ऐसे मुस्कुराते रहने की दुआ की थी। जानिया और जरबाब की हालत को देखते उसका अंदर दम घुटना शुरू हो चुका था। दिल पर बढ़ते बोझ और सांसों को थमे महसूस करते वो बाहर खुली फिजा में आया था। इसके लिए अपनी जान से प्यारी हस्तियों को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल था। इसकी बिगड़ती हुई हालत को देखते शईब भी उसके पीछे आया था और इसकी बातों ने आफ्ताब के अंदर बुझ चुकी उम्मीद की किरण को एक बार फिर रोशन किया, जिससे वो जो अपना हौसला बिल्कुल हार चुका था, अपने रब की रहमत पर कामिल यकीन करते सारी बुरी सोचों को झटक कर अपने रब की रज़ा में राज़ी होने का फैसला करते मुतमईन हो गया। और बेशक अल्लाह ताला अपनी रज़ा में राज़ी होने वालों पर, अपने बंदों पर कभी मायूस नहीं करते। आफ्ताब कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो जहानज़ीब मलिक मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़े, मुबारक हो हमारी जान, जानिया बेटी को होश आ गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर उसने मुस्कुरा कर सर हिलाया था। आ जाए होश में आने के बाद वो सबसे पहले वो आपके बारे में पूछ रही थी। जी डैड, आप चले, आप मैं आता हूँ, एक्चुअली मुझे जरबाब के हवाले से डॉक्टर से कुछ बात करनी है। नरमी से बोलते हुए वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया, जबकि जहानज़ीब मलिक को इसका रवैया कुछ अजीब सा लगा। अभी थोड़ी देर पहले जब वो बेहोश थी तो किस कदर बेचैन हो रहा था, और अब लेकिन फिर जरबाब से उसकी मोहब्बत को जानते वो ना चाहते हुए भी खामोशी इख्तियार कर गए। जरबाब के डॉक्टर से मिलने के बाद वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया, जिसकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर थी। बस मेडिसिन का जो नशा था वो भी कल सुबह तक उतर जाता, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती। डॉक्टर से मिलने के बाद वो सीधा जरबाब के कमरे में आ गया था, जहाँ वो बेड पर परसुकून नींद सोया हुआ था। भारी कदम लेते उसके करीब आकर उसकी नन्ही सी पेशानी को मोहब्बत से छुआ था। बाबा लव्स यू लॉट मेरी जान। उसके सर को मोहब्बत से छूते, उसके नन्हे से हाथ को थामते वो वहीं उसके बेड के करीब चेयर पर बरजुमान होता अपनी जलती हुई आंखें बंद कर गया। दूसरी तरफ आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर जोहेब मलिक कमरे में दाखिल हुए, जहां सबको एक साथ जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए बारी बारी जानिया से मिलते उसका हाल दरियाफ्त कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जानिया की आंखें खोल कर आने वाली हस्ती को देखा। उसका ख्याल था कि इस बार आफ्ताब आएगा। आफ्ताब के ना आने पर जहाँ वो एक पल के लिए मायूस हुई, लेकिन अगले ही पल अपने डैड को करीब आते देख कर उसके लब्बों पर हसीन मुस्कुराहट खिली। डैड, अपना दायां हाथ जिस पर ड्रिप लगी हुई थी इनकी तरफ बढ़ाते नम लहजे में पुकारा, डैड की जान। डैड सद के अपनी बेटी पर उसके उठे हुए हाथ को थाम कर लबों से लगाते वो बहुत प्यार से बोले थे, जबकि उनकी बात पर जानिया की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। अब कैसी है तबीयत मेरी जान की? बेहतर डैड। उनकी परेशानी को देखते वो मुस्कुरा कर बोली, ताकि उन्हें कुछ तसल्ली हो सके। आपको पता है आपके डैड आपसे नाराज़ है। ऐसा भी कोई करता है भला? आपको पता भी है आपकी इस हरकत ने हम सब की जान निकाल दी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपके डैड भी जिंदा नहीं रह पाते। अल्लाह ना करे डैड, ऐसी बातें मत करें। देखिए मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। वो जो मुस्कुराकर इनकी शिकायतें सुन रही थी उनकी मरने वाली बात पर तड़प उठी थी। हाँ देख रहा हूँ कितनी ठीक है आप। कुछ ही घंटों में चेहरे का रंग कैसे जट पड़ गया है। आखिर आपको ज़रूरत ही क्या थी आफ्ताब के पीछे जाने की? इनके सवाल पर जानिया के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं आफ्ताब मलिक में आपकी बेटी की सांसें बसती हैं, फिर इन हालत में मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती थी? जानिया बेटा, आपने वहाँ जाकर आफ्ताब की मुश्किलात में इजाफा करने के सिवा कुछ नहीं किया।
मुझे शईब ने सब बताया कि बल्कि पुलिस ऑफिसर ने भी आपके जाने से पहले आफ्ताब सब कुछ हैंडल कर चुके थे, जबकि आपकी जाने पर उनका ध्यान हटा, जिसका फ़ायदा उठाकर उस औरत ने आफ्ताब को मारने की कोशिश की। जानती हूँ डैड, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जान, मैं ये आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा, बस इतना कि आगे से अपना ध्यान रखें इस चीज़ का। आपको पता ही नहीं आपको अपनी इस गलती का कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। आप अपनी जान से जा सकती थी या फिर आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचता, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आफ्ताब अपने इस भारी नुकसान पर आपको कभी माफ़ ना करते। डैड, आफ्ताब के नाराज़ होने वाली बात सुनकर जानिया के आंसू बहने लगे। नाराज़ तो वो अब भी होंगे डैड, देखे ना, अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए, एक बार भी आकर मेरा हाल नहीं पूछा, कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। मानती हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन वो अच्छा मेरी जान, आप रोए तो मत, मैं समझा दूंगा इन्हें, लेकिन इससे पहले आप मुझसे वादा करें आप दोबारा कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करेगी। प्रॉमिस डैड। जानिया के रोने पर इसे प्यार से खामोश करवाते उन्होंने वादा लेना चाहा, जिस पर उसने फ़ौरन हामी भरी थी। लेकिन प्लीज़ आप आफ्ताब से बात करें कि वो मुझे माफ़ करके मुझसे बात करे। ज़रूर, अब आप बस आराम करें, मैं करता हूँ बात आफ्ताब से, बस आपने रोना नहीं है, ठीक है? आप जानती है ना आपके डैड आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जी डैड। इसके बहते हुए आंसू साफ करते उन्होंने प्यार से जताया था, जिस पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। गहरी होती रात जब सभी ज़ीरो नींद की वादियों में खोकर सोए हुए थे, वही आफ्ताब मलिक ने दिल के हाथों मजबूर होकर जानिया मलिक के कमरे में कदम रखे थे, जहाँ सामने ही वो परी पीकर आफ्ताब मलिक के दिल का सुकून लूटने के बाद आंखें मूंदे दुनिया जहाँ से गाफिल दवाइयों के जेर असर गहरी नींद सो रही थी। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को देखते एक लम्हे के लिए आफ्ताब को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आज की हरकत याद करते गुस्से से एक बार फिर उसकी रगें तन गई थी। आखिर क्या जरूरत थी उसे इस बेवकूफ़ी भरे फाल को अंजाम देने की? अगर उसे या फिर उसके वजूद में पल रही नन्ही जान को कुछ हो जाता तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाता? ला यानी सोचों के घेरे में वो भारी कदम उठाता उसके करीब आ गया था। आफ्ताब की नज़रें बेड पर बिखरे उसके खुले बालों से होती, उसकी बंद आंखों और फिर सतवान नाक से होते सख्ती से भींचे हुए पंखड़ियों जैसे लबों पर आ रुकी थी, जिससे नींद में होने के बावजूद भी उसके दर्द में होने का वाज़ेह पता लगाया जा सकता था। आफ्ताब ने नरमी से झुकते हुए उसकी पेशानी पर अपने दिल पर लब रखे और चंद लम्हों के लिए वो वहीं पर ठहर गया, जबकि गहरी नींद में होने के बावजूद भी जानिया ने उसका ये लम्स अपनी रूह तक महसूस किया। बहुत गलत किया आपने मेरे साथ, यूँ खुद को तकलीफ़ पहुंचाकर आपने मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। सज़ा भुगतनी होगी आपको, तड़पना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे इस हाल में आपको देखते मैं तड़प रहा हूँ। इसके दाएं गाल को नरमी से सहलाते वो सपाट लहजे में बोल रहा था, जबकि नज़रें हुनूस उसके सुर्ख लबों पर टिका रखी थी। मैं आपके करीब भी रहूँगा, आपकी सांसों में भी बसूँगा, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। उसके निचले लब पर अंगूठा रब करते आफ्ताब की आंखों में चमक उभरी थी, जिस पर उसने झुककर जानिया के निचले लब को अपने होठों की सख्त गिरफ्त में जकड़ा। जानिया के हाथ बेसाख्ता इसके कंधे पर आए थे। आफ्ताब ने उसके नरम हाथों के लम्स को महसूस करते अपनी शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया था। जानिया को दी जाने वाली मेडिसिन में नींद की दवाई की भारी मिकदार शामिल थी, ताकि वह हर दर्द से आज़ाद होकर पुरसुकून नींद सो सके। लेकिन उसके बावजूद भी आफ्ताब का ये दहकता हुआ लम्स उसे तड़पने पर मजबूर कर गया था। बहुत चाहने के बावजूद भी वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो नाइटमेयर का शिकार हो गई हो, कोई उसे अपनी शिकंजे में जकड़े हो। इसके वजूद से उसकी सांसें खींच रहा था, जबकि आफ्ताब के लम्हा लम्हा बढ़ती हुई शिद्दत के साथ उसके कंधों पर जानिया की गिरफ्त भी मजबूत होती जा रही थी। जानिया की सांसों उसके सीने में अटकने लगी, जहाँ पहले ही गोली लगने का दर्द जो अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मज़ीद तकलीफ ना बर्दाश्त करते उसकी बंद आंखों से आंसू जारी हो गए, जिन्हें महसूस करते वो नरमी से पीछे हुआ, जिसके साथ ही उसने गहरी सांस लेते अपनी सांसों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी। आफ्ताब की नज़रें उसके खून छलकाते होठों से फिसलती हसीन सरापे पर आई थी। गहरी सांसें भरता उसका नाजुक सरापा आफ्ताब के जज्बात में तनामतुम बरपा कर गया। उसकी सुर्ख आंखों में जानिया के लिए कुर्बत की खुमारी छाने लगी, जिसे नरमी से झुकते उसके जख्म पर अपने लब रखे थे, जिसे महसूस करते जानिया तड़प उठी थी। आफ्ताब उसके कंधों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बंद आंखों के साथ इसका नाम पुकार गई, जबकि होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिली।
जबकि आंखों में जुनून की सुर्खी उतर आई। इसे अपना चेहरा उठाकर उसके हसीन चेहरे की तरफ देखा। आपके बहुत पास होकर भी बहुत दूर होने का एहसास दिलाऊंगा सानिया मलिक, ताकि आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके। जो आपको तकलीफ़ में देखते हैं, आपके दूर जाने के एहसास से पल पल मेरे दिल ने सही। इसके बहते हुए आंसुओं को अपने पूरों से चुनते वो सख्त लहजे में बोलता एक झटके से उससे दूर हुआ था। जानिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद के हिस्से को काट कर उससे अलहदा कर दिया हो। वो तड़प कर अपनी आंखें खोलती एक झटके में बेदार हुई। उसे अपनी सुर्ख कांच सी आंखें अपने आस पास घुमाई, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वह अलहदाबाद आफ्ताब मलिक की खुशबू से अपने चारों तरफ रक्स करती महसूस हो रही थी। इससे अपने दाएं हाथ की पूरों से अपने नम लबों को छुआ, जिन पर आफ्ताब मलिक का दहकता लम्स अभी तक अपनी पूरी आबताव से वजूद में था, जिसे महसूस करते उसके मखमली लब मुस्कुराहट में ढले। जानिया ने अपना निचला लब दांतों तले दबाते एक बार फिर पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई। उसका दिल गवाही दे रहा था कि आफ्ताब कुछ देर पहले यहीं पर मौजूद था, लेकिन उसके वो सामने क्यों नहीं आ रहा था। कितने घंटे हो गए थे उसे अपने रूबरू देखे हुए। वो लाख उसे नाराज रहता, लेकिन यूं आंखों से होजल तो न होता। आफ्ताब की बेरुखी को याद करते उसके दिल उदास हो गया था। अब इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अपने रूठी पिया को कैसे मनाए। गलती उसकी थी तो मनाना भी उसी को ही था, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। एक तो इसे आफ्ताब के गुस्से से शदीद डर लगता था, और ऊपर से उसकी नाराज़गी। आफ्ताब मान जाए ना प्लीज़, मुझसे आपकी ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। एक बार आकर मुझे अपने सीने से लगा ले। वादा करती हूँ दोबारा आपकी बात कभी नहीं टालूंगी। नम लहजे में बोलते उसने अपनी जलती हुई आंखें बंद की थी, जिसके साथ आफ्ताब का मुस्कुराता हुआ अक्स उसकी आंखों में आन समाया था। आफ्ताब के लबों पर खिली मुस्कुराहट, जबकि दाएं गाल में जाहिर होता भंवर, जिसे आगे बढ़कर इसने छूना चाहा, लेकिन उसके साथ वो अक्स हवा में तहलील हो गया, जिस पर जानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बंद आंखें खोली। आफ्ताब, एक बार माफ़ कर दी प्लीज़। इसकी हिचकियों में गिलते जाती, लेकिन उसे सुनने वाला इस वक्त बहुत दूर था। अगर वो इस वक्त करीब होता तो इसे यूं रोते हुए देख लम्हे में उसे अपने सीने में समेट लेता। जरबाब को होश आते ही इसने जानिया के पास जाने की रट लगा दी थी। आफ्ताब, जो फिलहाल उसके सामने नहीं जाना चाहता था, उसकी जिद के सामने हारता हुआ उसे लेकर जानिया के कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि फ़िलहाल उसके अलावा हॉस्पिटल में घर का कोई दूसरा फ़र्द मौजूद नहीं था। एक तो वहाँ ज़्यादा लोगों की रहने की इजाज़त नहीं थी, दूसरा जहानज़ीब मलिक की तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ज़बरदस्ती उन्हें घर भेज दिया था। और जब जोहेब मलिक और आयशा मलिक ने जानिया के पास रुकने की बात की तो इसने जोहेब मलिक की तबीयत को देखते मना कर दिया था, क्योंकि जानिया को इस हाल में देखकर इनके सीने में जो दर्द उठा था, और डॉक्टर के मुताबिक इन्हें फ़िलहाल आराम की ज़रूरत थी, जो हॉस्पिटल में नामुमकिन था। और जब उन्होंने पूछा कि वह जानिया और जरबाब को एक साथ कैसे देखेगा, तो शहीद ने आगे बढ़कर इन्हें तसल्ली दी थी कि वह आफ्ताब के पास ही हैं और वो दोनों हैंडल कर लेंगे। वैसे तो जानिया की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन उसके बावजूद भी जोहेब का उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर आफ्ताब के इसरार पर इन्हें उसकी बात का मान रखना पड़ा था। शहीद, जो रात भर आफ्ताब के साथ ही रहा था, जरबाब के होश में आते वो कल से आफ्ताब को बिना कुछ खाए पिए ही सबका ख्याल करते देख वो कैंटीन की तरफ बढ़ गया था, ताकि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाने का इंतजाम कर सके। जानिया के कमरे का दरवाज़ा खोलते वो जरबाब को लेकर अंदर दाखिल हुआ था। जानिया, जो पहले से ही जाग रही थी, इन दोनों को अंदर दाखिल होते देख नरमी से मुस्कुराई थी, जिसे देखकर जरबाब तो फौरन आफ्ताब की गोद से उतर कर उसकी तरफ बढ़ा था। अलबत्ता आफ्ताब मलिक ने उस पर दूसरी नज़र भी डालना गवारा नहीं किया, जिससे जानिया का मासूम दिल कटा, लेकिन फिर भी जरबाब के मासूम चेहरे की तरफ देखते वह हल्का सा मुस्कुराई। ओ माय गॉड जेनी जान, ये आप है ना? क्या हुआ है आपको? जानिया को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा देख वो परेशान लहजे में बोला, बस ऐसे ही छोटी सी चोट लगी थी, लेकिन अब मेरा दोस्त, मेरा बाप जान आ गया है ना, तो आपकी जेनी जान बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसके नरम गाल को नरमी से छूते हुए मुस्कुरा कर बोली थी, जबकि उसकी बात पर जरबाब के होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। इसने बेड के पास रखे चेयर पर चढ़ते हुए ऊपर होकर जानिया के दाएं गाल पर अपने लब रखे। आप जल्दी से ठीक होंगी। उसकी हरकत पर जहां जानिया की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई, वहीं सपाट नज़रों से उनकी तरफ देखता आफ्ताब कमरे में रखे सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बरजुमान होता पिछले 2 दिनों की मुसलसल रत जगह से जलती हुई अपनी आंखें बंद कर गया। जानिया ने मोहब्बत से आफ्ताब की बंद आंखों को देखते अपने पास ही बेड पर बैठे जरबाब की तरफ देखा, जिसका बायां गाल और निचला होठ अभी तक सूजा हुआ था, जबकि उसके मासूम चेहरे पर वाज़ेह शाल की उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे देखते जानिया की आंखें भीगी।
इसने बहुत नरमी से उसके चेहरे को छुआ। बाप जान, ये सब? इसे अपने करीब करते उसे के गाल को मोहब्बत से छुआ। मुझे वहाँ मौजूद गंदी औरत ने मारा था। और आपको पता है जनी जान, वो कह रही थी कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, वो मेरी मम्मा है। लेकिन मम्मा तो कभी अपने बेबी को इस तरह नहीं मारती ना, जैसे उन्होंने मुझे मारा। और इसलिए मेरी जान, क्योंकि वो आपकी मम्मा नहीं थी, आपकी मम्मा मैं हूँ, जो आपकी मम्मा होने के साथ साथ आपकी दोस्त भी हैं, आपकी जैनी जान। इसे अपने दाएं कंधे के साथ लगाते नम लहजे में बोलती वो इसके सर पर अपने लब रख गई। मुझे पता है आप मेरी मम्मा है, मुझे इतना प्यार जो करती है। इसके गिर्द अपने नन्हे हाथ का घेरा बनाते ज़रबाब ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया था। जानिया ने उसके गिर्द अपने हाथ की गिरफ्त सख्त करते उसे मजीद खुद में भींच दें, अपनी ममता को सुकून पहुंचाया। जब बेध्यानी में ज़रबाब का हाथ जानिया के जख्म वाली जगह पर लगा, जानिया के होठों से दर्द से इसकी बरामद हुई थी, जिसे सुनते ज़रबाब फौरन इससे पीछे हुआ। जैनी जान, आप ठीक है? उसके सुर्ख चेहरे को देखते उसने मासूमियत से सवाल किया, जबकि जानिया के सिसकने और ज़रबाब के सवाल पर आफताब ने अपनी जलती हुई आंखें खोली थी और ज़रबाब को तकरीबन जानिया के ऊपर चढ़ा देखकर फौरन उठकर उनके करीब आया था। ज़रबाब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप इन्हें तंग मत करें। इसे अपनी गोद में उठाते फौरन से जानिया से दूर किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। ज़रबाब को वापस यहाँ बिठाएं। जानिया की बात पर आफताब ने सुर्ख नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उतरी लाली को देखते जानिया ने फौरन अपनी नज़रें झुकाई, जिन्हें एक नज़र देखने के बाद वो ज़रबाब को लेता दोबारा सोफे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाज़ा हल्का सा नॉक करते शईब अंदर दाखिल हुआ, जिसके पीछे ही रोमान, आयत और इनके साथ एक छोटी सी तकरीबन 4-5 साल की बच्ची अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। रोमान और आयत ने मुस्कुराते हुए एक साथ सलाम किया था, जिसका आफताब ने खुश उसलूबी से जवाब दिया था, जबकि जानिया उनके चेहरे को गौर से देखते उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखते आयत मुस्कुरा कर उसकी तरफ बढ़ी। अब कैसी है तबीयत आपकी? उसकी आवाज़ को सुनते लम्हा लगा था जानिया को इसे पहचानने में। आप आयत हैं? ओह माय गॉड, कल तो आप, आई कांट बिलीव दिस। उसकी बात पर आयत के होठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। जी मैं आयत ही हूँ। एक्चुअली कल हमने अपना हुलिया थोड़ा बदला हुआ था ताकि हमें कोई पहचान ना सके, जिस पर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। कल जब रोमान ने जानिया को अपना पीछा करते हुए पकड़ा तो इसे मुख्तसर लफ्ज़ों में अपना और आयत का तारुफ भी साथ करवाया था, और आयत ने ही उसे नरम लहजे में मामले की गंभीरता के बारे में बताते उसे वहीं नीचे ठहरने का बोला था। लेकिन जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो लोग नीचे नहीं आए तो जानिया अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऊपर की तरफ बढ़ी थी, जहां आफ्ताब बेशाल का गला दबोचे इमारत की दहानी पर खड़ा तकरीबन उसकी सांसें छीन लेने की दर पर था। आफ्ताब के होठों से अपने लिए मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते जहां इसके दिल में एक सुकून उतरा, वहीं ऐशाल की इल्तिजाओं को और उखड़ती सांसों पर आफ्ताब को नरमी से पुकार गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आफ्ताब अपने हाथ इस कम ज़र्फ औरत के खून से रंगे। और आफ्ताब ने उसकी बात का मान रखते उसे छोड़ दिया। इस बात ने आफ्ताब को इसकी नज़रों में मजीद मातबर कर दिया। लेकिन जब ईशान ने आफ्ताब पर गन तानी तो इसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ज़िंदगी छीन कर ले जा रहा हो। और जैसे ईशान ने ट्रिगर दबाया वो भाग कर उसके सामने आई थी, क्योंकि वो अपनी जान तो दे सकती थी लेकिन किसी भी हाल में आफ्ताब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकती थी। और इसे फ़क्र था इस बात पर कि आफ्ताब पर चलने वाली गोली इसने खुद पर लेते अपनी मोहब्बत का फ़र्ज़ निभाया था। लेकिन इन सब के दौरान वो आफ्ताब के जज्बात को इग्नोर कर गई थी, जिसकी सज़ा इसे आफ्ताब की नाराज़गी की सूरत में भुगतनी पड़ रही थी। रोमान और शईब तो आफ्ताब के साथ सोफे पर बरजुमान हो गए थे, जबकि आयन जानिया के पास बैठती उसका हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। ऐसे में रोमान के साथ लगकर खड़ी एक मासूम नन्ही सी जान को देखते ज़रबाब मलिक की आंखें चमकी और आफ्ताब की गोद से निकलकर उसके करीब आया था, जिस पर चौंक कर इस मासूम ने अपने सामने खड़े ज़रबाब मलिक की तरफ देखा, जो आंखों में इश्तियाक लिए उसके मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था। हाय, आई एम ज़रबाब मलिक एंड यू। अपना नन्हा सा हाथ उसके सामने बढ़ाते मुस्कुरा कर बोला, जिस पर चौंक कर कमरे में मौजूद सभी अफराद इन दोनों की तरफ मतवज्जा हुए। इसे पलट कर अपने बाबा की तरफ देखा, जिसने मुस्कुरा कर इशारा किया था, जिस पर मुस्कुराती वो दोबारा ज़रबाब की तरफ मतवज्जा होती उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। ज़रबाब मलिक का हाथ थाम गई थी। चाहत रोमान शाह। इस छोटी सी डॉल के इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देने पर जहां आफ्ताब और शहीद ने इसकी तरफ इश्तियाक से देखा, वहीं ज़रबाब के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। नाइस नेम, मुझसे दोस्ती करेंगी? उसके नाम की तारीफ करते हुए ज़रबाब ने अगला सवाल किया था, जिस पर वहां बैठे तीनों मर्द हैरान उसे छोटे से बच्चे की चालाकी पर अश अश कर उठे थे, जो एक लम्हे में बाती पर दोस्ती पर ले आया था। जबकि उनके बरक्स आयत और जानिया नरमी से मुस्कुराई थी। चाहत ने चंद पल के लिए उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखा, जो काफ़ी हद से उसके बाबा से मिलती थी, और फिर मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला गई।
जिस पर ज़रबाब खुश होता उसका हाथ यूं ही थाम कर पास ही रखे दूसरे सिंगल सोफे पर बर्जुमान हो गया और इसके साथ छोटे छोटे सवाल करता खुद अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में बताने लगा। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मगन होते देख वह एक दूसरे की तरफ मतवज्जा हुए। जब शहीब ने आफताब के कान के करीब झुकते सरगोशी की, ये बड़ा होकर तुझसे भी 4 हाथ आगे निकलेगा, लिखवा ले मुझसे ये बात। आफताब ने शहीब की फजूल बात पर तीखी निगाहों से उसे घूरा। ऐसे क्या देख रहा है, देख तो सही अपने बेटे की तरफ, कैसे पल में लड़की को पटा कर अपनी दोस्त बनाता, उससे राज व न्याज करना है। और एक हम थे जिसे स्कूल तो दूर कॉलेज में भी कोई लड़की घास नहीं डालती थी। ज़रबाब को चाहत के साथ हल्की आवाज़ में बात करते देख जिसका वो मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी, शहीब जलकर बोला, अब तेरी शक्ल ही ऐसी थी जिसे देखते लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती, इसमें मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर। आफताब ने लापरवाही से कहते कंधे झटके। इतनी साफ बेइज्जती पर हैरत से शहीब का मुंह खुल गया था, जबकि पास बैठे रोमान शाह का कहका बुलंद हुआ, आफताब। रोमान को हंसता देखकर शहीब ने आफताब को घूरा। क्या, मैंने कुछ गलत बोला? निचला लब दांतों तले दबाते उसे मुस्कुराहट छुपाई। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, फिलहाल मेहमानों को देख लूँ। एक एक लफ्ज़ पीसते वो रोमान की तरफ मतवज्जा हुआ था, जो पल में ऐसा बन गया जैसे उनकी कोई बात सुनी ही ना हो। और सुनाओ यार, क्या लोगे खाने के लिए, कुछ लाऊं? मेहमान नवाजी के फ़र्ज़ निभाते वो खुश उसलूबी से बोला, नहीं लाला, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग लाहौर वापस जा रहे थे, तो जाने से पहले लाला और भाभी से मिलने के लिए आए थे और साथ में उनकी एक अमानत भी लौटानी थी। नरमी से बोलते हुए अपने साथ लाया बैग आफताब की तरफ बढ़ा गया, जिसमें इशाल को देने वाली रकम और प्रॉपर्टी के कागजात मौजूद थे, जिन्हें जानिया की हालत को देखते वो मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। बहुत शुक्रिया यार। आफताब सच में रोमान की ईमानदारी से काफ़ी मुतासिर हुआ था। लाला, रोमान के इन दोनों को लाला पुकारने पर शहीब ने हैरत से सवाल किया। जी आफताब लाला, मैंने परमिशन ली थी इनसे। ओह सही, आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर मैं आपको भी लाला पुकारूँ तो? नहीं यार, बल्कि बहुत अच्छा लगा। वैसे रोमान, मैंने नोट किया है तुम दूसरे आर्मी ऑफिसर से काफ़ी मुख्तलिफ हो। मतलब? शहीब की बात पर रोमान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि मैंने कभी मिला तो नहीं, लेकिन हमेशा यही सुना है आर्मी के ऑफिसर बहुत सख्त तबीयत के मालिक होते हैं, जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं और ना ही बात बात पर आम इंसानों की तरह मुस्कुराते हैं। लेकिन तुम्हारी नेचर तो बहुत जॉली और फ्रेंडली किस्म की है। उसकी तफसील से बताने पर शहीब के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, और चंद साल पहले तक तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। अच्छा, और वो कौन था? कहीं भाभी की तो बात नहीं कर रहे? आयत की तरफ इशारा करते, जो जानिया से बातों में मसरूफ़ थी, शहीब ने शरीर लहजे में सवाल किया था, जिसे एक नज़र देखने के बाद रोमा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपने दोस्त प्लस बहनोई की बात कर रहा हूँ, जिसने मुझे असल ज़िंदगी किसे कहते हैं उसका मतलब समझाया, अपनी तकलीफ़ को भूलकर ज़िंदगी को खुलकर कैसे जिया जाता है उसका तरीका सिखाया। मेरी ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन जो इसके साथ हुआ था उसके बाद मुस्कुराना तो दूर, कोई आम इंसान ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा वो दोस्त न सिर्फ खुद मुस्कुराता रहा, बल्कि अपनी शरारतों और मुस्कुराहटों से दूसरों के चेहरों पर भी खुशी के फूल खिलाता रहा। ज़ारून शाह का जिक्र करते रोमान के चेहरे पर एक अलोही खुशी की झलक दिखाई दे रही थी, जिसे देखते वो दोनों भी मुस्कुराए थे। मेरा दोस्त, मेरा हमसाथी मेजर ज़ारून शाह। रोमान के लहजे में ज़ारून के लिए मान था, एक इज्जत थी जिसे इन दोनों ने शिद्दत से महसूस किया। लाला, हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह गुजारते हैं, अपने गमों पर रोते हुए या फिर अपने रब की रज़ा में राज़ी होते खुशी से जीते हुए। अपनी बात मुकम्मल करते उसने मुस्कुरा कर इन दोनों की तरफ देखा, जिन्होंने मतलब समझते हुए हाँ में सर हिलाया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे ज़रूर बचा लोगे, इसीलिए तो इस मुश्किल वक्त में मैंने तुमसे रब्ता किया। थैंक यू सो मच यासिर, तुमने मेरी हेल्प की। सोफे पर बैठे हुए यासिर की गोद में बैठते वो लगावट से बोली थी, जबकि उसके अमल पर यासिर के होठों पर मायने खेज मुस्कुराहट बिखरी। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हें इस मुसीबत की घड़ी में भला अकेला कैसे छोड़ सकता था? तुम्हारी तरफ मेरे बहुत सारे हिसाब निकलते हैं। उसकी कमर को जकड़ मजीद अपने करीब करते वो जो मायने अंदाज में बोला, जिस पर इशाल के होठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मैं जानती हूँ तुम किन किन हिसाबों की बात कर रहे हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला ना मेरी जान, तुम नहीं जानती मैं किस हिसाब की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कब्ल वक्त कुछ भी कहना फजूली होगा। यासिर की बात पर इशाल सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मिलवाना है मतलब? किससे? यासिर की बात पर वह हैरान हुई,
लेकिन फिर खुद को संभालते मसनूई मुस्कुराहट से बोली, दिल तो कर रहा था सारी चापलूसी छोड़ उसे भाड़ में झोंक कर चली जाए, लेकिन फिलहाल उसे उसकी ज़रूरत थी। ये वाहिद बंदा था जो इस मुश्किल वक्त में इसका सहारा बन सका था, क्योंकि आफताब से अब कुछ भी मिलने की उम्मीद करना बिल्कुल भी फजूल था। उसके बने बनाए सारे प्लान पर वो पानी फिर चुका था। ऊपर से जिन लोगों के उसने पैसे देने थे, इनका वक्त भी ख़त्म हो चुका था, और वो इतने खतरनाक थे कि अगर इशाल उनके हत्थे चढ़ जाती तो इसकी बोटी बोटी बेच कर वो अपना पैसा पूरा करवाते। इसीलिए किसी भी तरह यासिर को शीशे में उतार कर उसे पैसे निकलवाने थे, ताकि कम से कम इनसे तो इसकी जान छूटती, जिसके बाद वो सुकून से उसकी पीठ पर टांग मारते उस मुल्क से फरार हो जाती। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसको वो बेवकूफ़ समझते अपनी हमदर्द बना रही थी, वही उसे उसकी बर्बादी से रूबरू करवाने वाला था। सामने देखो। इस शाल के सवाल पर इसने मेन दरवाजे की तरफ इशारा किया था, जहां डैनियल अपने कुछ स्पेशलिस्ट गार्ड्स के साथ अपनी उसी शिकारी नज़रों से उसे घूर रहा था, जिसे देखते शाल को अपनी सांसें खुश्क होती महसूस हुई। वो लोग इस वक्त यासिर के फार्म हाउस में मौजूद थे, जो शहर के बाहर काफ़ी सुनसान इलाके में मौजूद था। गिरफ्तार होने के बाद इशाल ने वहाँ के एक कांस्टेबल को पैसों का लालच देते यासिर से रब्ता किया था, ताकि वो किसी तरह उसे पुलिस से चुंगल से बचा ले। पुलिस के पास उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादातर सबूत जमा थे, जिससे उसे कम से कम भी 10-15 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, और वो अपनी ज़िंदगी इन अंधेरी कोठरियों की सलाखों से सर पटकते हुए नहीं गुजारना चाहती थी। इसीलिए उसने यासिर को ही मोहरा बनाकर यहाँ से निकल जाने का मंसूबा बनाया, जिसमें कामयाब भी ठहरी। यासिर भी अमीर बाप की औलाद था। अपने रिसोर्स और चंद पैसों के ओस जेल में झूठी आग लगने का ड्रामा रचाकर उसे जेल से फरार करवा दिया। लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानती थी कि जिसे वो अपनी रिहाई समझ रही थी, असल में उसके लिए ज़िंदगी भर की कैद बन जानी थी, जिसमें उसे पल पल तड़पते तकलीफ से सिसकते अपनी मौत की रिहाई मांगनी थी। लेकिन किसी को भी इस पर रहम नहीं आना था, क्योंकि वो खुद बेरहमी थी तो इस पर रहम कैसा। डैनियल अमेरिका में मौजूद बहुत बड़े लोबार का मालिक था, लेकिन वो अमेरिका में बसे गोरों में से नहीं था, बल्कि एक अफ्रीकन था जो लोबार की आड़ में ड्रग्स और लड़कियों की स्मगलिंग करता था। और इसके ही बार में अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ मिलकर इशाल अहमद ने अपने बाप की तमाम दौलत अपनी अय्याशी की नज़र करते हुए जुए में हारी थी। लेकिन बिल्कुल कंगाल होने के बाद भी वो बाज नहीं आई थी, और इसने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर आखिरी दाव खेला, जिससे उसकी लौटाई हुई तमाम दौलत वापस आ जाती। लेकिन वो दांव इस पर ही उल्टा पड़ गया था, और जब इन लोगों ने वसूली के पैसे मांगे तो कोई रास्ता ना देख वो इन लोगों से 1 महीने की मोहलत मांगते पाकिस्तान चली आई थी, क्योंकि उसे अपने आप पूरा यकीन था कि किसी न किसी तरह वो आफताब को दोबारा अपने जाल में फंसाकर इन लोगों की रकम इन्हें लौटा देती। लेकिन भूल गई थी कि दिल के रिश्ते एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जोड़ते, और ना ही सच्ची मोहब्बत बार बार किसी को मौका देती है। वो अलहदा बात थी कि इस मामले में इशाल अहमद बहुत लकी थी, जिसे मोहब्बत ने 2 बार मौका दिया, एक आफताब मलिक और दूसरा बराक की सूरत। लेकिन उसने क्या किया? दोनों की पाक मोहब्बत को अपने पैरों की धूल समझते अपनी गर्ज पूरी होते ही इन्हें पैरों के तले रौंद दिया। डैनियल को सामने देखते हुए वो इसके लब बेआवाज़ फड़फड़ाए, जबकि चेहरे का रंग लट्ठे की मानींद सफ़ेद पड़ा था। इसे हैरत से पलटकर यासिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट का राज था। यू चीट, तुमने मुझे धोखा दिया। उसका गिरबान थामते वो गुस्से से चिल्लाई थी। यासिर एक झटके से खड़ा हुआ। इशाल जो उसकी गोद में बैठी थी गिरते गिरते बची। जब उसे संभलने का मौका दिए बिना यासिर ने एक के बाद एक 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़े, जिससे इशाल को अपने कान सुन होते महसूस हुए। इसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हैरान नज़रों से यासिर की तरफ देखा। इसे इशाल को बालों से पकड़ते खींच कर अपने करीब किया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा? इतना बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारे हाथ का खिलौना बनकर इस्तेमाल में आऊँ, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो तुम दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दो। ना इशाल बीबी ना, मैं आफताब मलिक नहीं हूँ जो तुम्हारी इन जुल्फ़ों का सिर था, जिसने तुम्हारे इतने बड़े धोखे के बावजूद भी तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। मैं यासिर हमदान हूँ, जो वक्त पड़ने पर अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता, और तुम तो फिर। जबकि अपनी चोरी पकड़े जाने पर इशाल ने बमुश्किल अपना हलक तर किया। नहीं यासिर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नहीं इशाल बीबी, तुम जैसी डायन को बिल्कुल सही समझा। इसके बात को दरमियान में काट वो इस्तेहाजिया बोला। क्या प्लान था तुम्हारा? पहले मुझे गुंडों से पिटवा कर हॉस्पिटल पहुंचाया, और फिर आफताब से रकम लूट कर मुल्क से फरार होने का प्लान था। वॉट?
ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें गुंडों से पिटवाया? इसके फजूल इल्ज़ाम पर वो तड़प कर बोली, झूठ मत बोलो, इन गुंडों ने मुझे खुद बताया कि तुमने ही पैसे देकर मुझे इनसे पिटवाया ताकि मैं तुम्हारी राह में किसी किस्म की रुकावट ना बनूं और तुम आसानी से तमाम पैसा लेकर मुल्क से फरार हो सको। यासिर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। ऐशाल को पता चल गया था कि किसी ने उसके खिलाफ चाल चली थी, शायद आफ्ताब मलिक ने। इसलिए नरमी से बोलते उसने यासिर को समझाने की आखिरी कोशिश की, जब उसे नफ़ी में सर हिलाते हुए इसे पीछे रखे सोफे पर धक्का दिया। ना बेबी, सुनने समझने का वक्त चला गया, अब तो फसूली का वक्त है। अपनी नज़रें उसके हसीन सरापे पर गाड़ दें, वो मायने खीजी से बोला। और तब तक डैनियल भी उसके करीब चला आया था, जबकि उसके गार्ड्स फार्म हाउस का दरवाज़ा बंद करते लाइव शो देखने के लिए बेताब हो रहे थे। इसका हुस्न कयामत खेज है। इशाल को सर से पांव तक देखकर गहरी निगाहों से देखते डैनियल खालिस इंग्लिश में बोला था, जिसे हम आज जी भर कर लूटेंगे। यासिर कहका लगाकर बोलता इशाल की तरफ बढ़ा था, जिसकी सांसें इन दोनों के इरादे जानकर खुश्क हुई। इसे नफ़ी में सर हिलाते वहां से भागना चाहा, जब इसे पाँव से पकड़कर यासिर ने ज़मीन पर गिराया था। फर्श पर महंगा कालीन बिछे होने की वजह से इशाल को कोई चोट नहीं आई थी। अलबत्ता इन दो जानवरों के हत्थे चढ़ जाने पर इसे अपने वजूद से जान ज़रूर निकलती महसूस हुई। नहीं यासिर, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। फिर यासिर उसे पकड़ सीधा करता उस पर झुका, जब वो नम आंखों से इल्तिजा करते बोली, दोस्त? तुम जैसी दोस्त से अच्छा बंदा किसी दुश्मन को अपना दोस्त बना ले, जो कम से कम तुम्हारी पीठ पीछे वार तो नहीं करता। अरे तुम इस आफ्ताब मलिक की नहीं हुई जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख दी थी, तो मेरी कैसी हो सकती हो? ना इशाल बेबी ना, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। सफाकियत से कहते इसने झटके में उसकी पहनी हुई शर्ट के गले में हाथ डालकर पूरी कुव्वत से खींचा, जिससे वो सामने से चाक होती दो हिस्सों में बट गई। इसके वजूद की रनाइयों को देखते यासिर की आंखों में चमक उभरी, लेकिन इससे पहले ही वो इशाल पर झुकता, वो इसे अपनी पूरी कुव्वत से धक्का देती उठकर ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भागी थी, जबकि यूं अचानक धक्का लगने पर यासिर का सर पास रखे टेबल से टकराया था। यू बीच, जिस पर वो अपनी पेशानी से बहते हुए खून को देखता उसे गालियां बकता तेजी से उसके पीछे भागा। इशाल जो अभी आधी सीढ़ी ही चढ़ी थी, उसे काबू करते हुए यासिर ने गुस्से से नीचे की तरफ धक्का दिया था। इस हॉलनुमा कमरे में इशाल अहमद की दर्दनाक चीख गूंजी और वो सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे डैनियल के कदमों पे फर्श पर आकर गिरी। इशाल के सर के साथ घुटने और कोहनियों पर भी बहुत बुरी तरह चोट आई थी और वो दर्द बर्दाश्त न करते ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी, जबकि उसके जख्मों से निकलता खून सफ़ेद फर्श को सुर्ख रंग में रंगता चला जा रहा था, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते डैनियल ने उसे बालों से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा करते उसके खूबसूरत चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारा था। सुन होते दिमाग के साथ इशाल लहराते हुए दोबारा सख्त फर्श पर गिरी। तभी यासिर ने आगे बढ़ते उसके तन पर मौजूद बाकी बचे कुचे कपड़े के टुकड़े करके खींचा था और वो चाह कर भी कोई मजामत नहीं कर पाई थी। बेबस बरहाना हालत में रोते हुए अपने सामने खड़े यासिर और डैनियल को देख रही थी, जो इशाल की बेबसी पर कहका लगाते उसे मौत के फरिश्ते की तरह मालूम हुए थे। इशाल कोई पाकबाज औरत नहीं थी जो अपनी इज्जत जाने पर कोई गम मनाती, क्योंकि आफ्ताब के बाद इसका एक दो और मर्दों के साथ रिलेशन रहा था, और बात सिर्फ यासिर या डैनियल की होती तो वो इन्हें भी हर लिहाज से खुश करने को तैयार हो जाती। लेकिन उसे पता था अपनी हवस मिटाने के बाद डैनियल उसे अपने बंदों के आगे डाल देता, जो इसकी बोटी बोटी चील कौवों की तरह खुद भी नोचते और साथ बाकी लड़कियों की तरह अब एक एक कॉल गर्ल बनाकर हर रात किसी न किसी गोरे के बिस्तर पर जीनत बनाते, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसीलिए उनकी सख्त शिकंजे से भागकर खुद को बचाना चाहती थी, जो अब बिल्कुल नामुमकिन था। दरवाजे पर खड़े अपने गार्ड को इशारा करते डैनियल ने उसके हाथ पांव काबू करने को बोला और फिर यासिर की तरफ देखा, जो आंखों से ही पूछ रहा था कि पहले तुम या मैं, जिस पर मुस्कुराते हुए इसने यासिर के कंधे पर हाथ रखा था और खुद जाकर आराम से करीब ही रखे सोफे पर बैठ गया और सिगरेट निकालते हुए सामने चल रहे तमाशे को देखने लगा। सिर्फ चंद लम्हे गुजरे थे जब पूरी हॉल में ऐशाल की दर्दनाक चीखें गूंजना शुरू हुई थी और साथ में रोते हुए इसकी इल्तिजाई, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज करते वो इसे वहशियों की तरह नोच रहा था। और वो इतनी बेबस थी कि अपने हाथ पांव तक भी नहीं हिला पा रही थी, क्योंकि डैनियल के बंदों ने इसे मुकम्मल तौर पर काबू कर रखा था। आज ऐशाल अहमद को अपनी ज़िंदगी में की जाने वाली गलतियों का एहसास हो रहा था। एक इज्जत भरी ज़िंदगी छोड़कर जिल्लत की गहराइयों में गिरना किसे कहते हैं, इसे आज मालूम हुआ था। इसे बेसाख्ता ही आफ्ताब के साथ गुजरे मोहब्बत भरे लम्हे याद आए थे, जो उसे हमेशा इतनी नरमी से छूता था जिसे कोई कांच की गुड़िया। कितनी इज्जत कितनी मोहब्बत करता था वो इससे, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया?
اپنی انا اور ضد کے چلتے اس کی محبت کو پیروں تلے رون دیا، یہاں تک کہ آفتاب سے بے جان نفرت اور اسے بدلہ لینے کے لیے چکر میں اپنی سگے اولاد تک کو نہیں چھوڑا، خود اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی جان لینی چاہیے، وہ بھی تب جب وہ اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے براق کو یاد کرتے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید روانی ہوئی تھی۔ پاکستان سے جانے کے بعد وہ اس کا سایہ ہی تو بن گیا تھا، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھا، محبت جتائی۔ براق وہ شخص تھا جس نے خود آفر کرنے کے باوجود بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا۔ ایشال اس کی محبت سچی تھی، اسی لیے وہ اس سے بھی پاک رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بولا تھا پہلے وہ آفتاب سے طلاق لے، جس کے چلتے اس نے اپنے ڈیڈ اور براق سے جھوٹ بول دیا تھا کہ آفتاب نے اسے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی اور اب اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، جس کے بعد اس کے ڈیڈ نے بہت دھوم دھام سے ان کی شادی کروائی تھی، لیکن بہت جلد اس کا دل براق سے بھی بھر گیا تھا۔ لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہنا، آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ اس کی روٹین بن گئی تھی، جس سے براق ہمیشہ اسے منع کرتا تھا۔ ان کے درمیان کئی مرتبہ ان باتوں کو لے کر جھگڑا بھی ہوا اور ہار کر جب براق نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ انوالو دیکھا تو اسے طلاق دے دی، جس پر استحاضہ ہنستے سے اس کے اوقات بتانے کے لیے براق کے سامنے اپنے آفتاب کے رشتے کی حقیقت کھول دی کہ وہ اب بھی اس کے نکاح میں تھی، اور یہ چیز براق کو بری طرح توڑ گئی تھی کہ اب تک وہ ایشال کے ساتھ ایک حرام رشتے میں بندھا ہوا تھا، جس کے بعد اس نے اسے ہر رشتہ ختم کرتے اس کے ڈیڈ کو بھی ان کی بیٹی کی تمام حقیقت بتا دی، جو وہ برداشت نہیں کر پائے تھے، اور ایک میجر ہارٹ اٹیک نے ان کی جان لینے کا سبب بن گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سدھری نہیں، بلکہ گندگی کے اس دلدل میں مزید دھستی چلی گئی، جس کا نتیجہ آج وہ اپنا سب کچھ گنوا کر ان درندوں کے ہوس کا شکار بن گئی تھی۔ یاسر کے بعد ڈینیل نے اسے اپنی ہوس کا شکار بناتے اسے اپنے بندوں کے آگے ڈال دیا تھا، جو اس کے حسن سے مستفید ہوتے اس کے انگ انگ کو نوچ رہے تھے، جس کے ساتھ ہی اسے اپنی زندگی میں کیے گئے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، جن کی معافی مانگنے کا اب وقت بھی گزر چکا تھا۔ آفتاب ان درندوں کی درندگی مزید برداشت نہ کرتے زخم ہوئے وجود کے ساتھ اس کے لب بے آواز پڑپڑائے، جس کے بعد وہ اپنے حواس گواتی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ ایشال احمد جسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، وہ جو اپنے سامنے دوسروں کو زمین کا کیڑا سمجھتی تھی، جس کی ایک مسکراہٹ ہزاروں دلوں کو لوٹ لیتی تھی، جس کے لیے دوسروں کی محبت صرف ایک کھیل ہوا کرتی تھی، آج ایک کھلونے کی طرح درندوں کے شکنجے میں ہوش حواس سے بیگانہ کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود بھی اس کے وجود کو نوچتے باز نہیں آ رہے تھے۔ سچ کہتے ہیں غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف اس رب تعالیٰ کی ذات پر ہی جچتا ہے جو واحد لا شریک ہے، جبکہ انسان ایک مٹی سے بنا ہوا بت جتنا عاجزی میں رہے اتنا ہی بہتر، ورنہ اس بت کو پاش ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، جس کی جیتی جاگتی مثال اس وقت ایشال احمد کی صورت میں موجود تھی۔ زانیہ پورا ایک ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد ملک مینشن واپس آ چکی تھی، جس کا سبھی لوگ مل کر بہت خیال رکھ رہے تھے، حتیٰ کہ آفتاب بھی، پر وہ اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اور آفتاب کی یہی خاموشی زانیہ ملک کو اندر سے توڑتی جا رہی تھی۔ اس کی لگنے والی گولی کا زخم تو کافی حد تک اب مندمل ہو چکا تھا، لیکن آفتاب کی بے رخی اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ پورے 8 دن زانیہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی، اور وہ 8 دنوں میں سائے کی طرح اس کے پاس موجود تھا، لیکن ہاں، دوپہر کے وقت جب زانیہ کے سونے کا وقت ہوتا تو 2-4 گھنٹے کے لیے وہ آفس کا چکر لگاتا تھا، جبکہ باقی کے سارے معاملات، میٹنگز وغیرہ جہاں نصیب ملک اور شعیب مل کر سنبھال لیتے۔ اتنا قریب رہنے کے باوجود بھی وہ ایک اسے اجنبی لگتا تھا، خاموش، اپنے کام میں کام رکھنے والا، اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تو کبھی اس کی باتوں کو سن کر بھی انسنا کرتے اپنے کام میں مشغول رہتا، جسے دیکھتے زانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی اور وہ سب دیکھ کر بھی انجان بن جاتا۔ آج زانیہ کو گھر آئے دوسرا دن تھا۔ صبح کا ناشتہ تو سلمیٰ ملک نے اسے اور زرباب کو اپنے ہاتھوں سے کرایا تھا، لیکن جب دوپہر کھانے کی باری آئی تو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے بات گول کر گئی، جو ہسپتال میں چاہے بات نہ بھی کرے لیکن پھر بھی آفتاب ہر پل اس کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن گھر آنے کے بعد تو کل سے اس نے ٹھیک سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ رات میں بھی اس کی دوائیوں کے بارے میں سلمیٰ ملک کو ہدایت دیتے وہ اپنا لیپ ٹاپ اور ضرورت کی فائلز وغیرہ اٹھا کر خود بڑے آرام سے کمرے میں ہی ایک طرف بنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا،
जबकि सलमा मलिक के जाने के बाद वो इसका इंतज़ार करते करते गहरी नींद की वादियों में चली गई। और सुबह जब इसकी आँख खुली तो जनाब आईने के सामने खड़े ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, और इससे पहले जानिया उससे मुखातिब होती वो अपना ऑफिस बैग उठाकर कमरे से निकलता चला गया, जिससे जानिया के सुनहरे कांच भीगे। लेकिन वो पक्का इरादा कर चुकी थी कि आज हर हाल में आफताब को मना कर रहेगी। इसीलिए जब सलमा मलिक दोपहर का खाना लेकर उसके कमरे में आई तो उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर इन्हें खाने से मना कर दिया। नतीजा अगले आधे घंटे में आफताब मलिक उसके कमरे में दाखिल होता नजर आया, जिसे देखते वो फौरन अपने चेहरे पर दर्द भरे तासरात सजाते नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ, जख्म पर दर्द है? उसके चेहरे की तरफ देखते सलमा मलिक से मुखातिब हुआ था, जिन्होंने लाइनमी का इजहार करते कंधे उचकाए थे, क्योंकि उसका जानिया को नज़रअंदाज करना वो भी महसूस कर चुकी थी। और इसके आने से पहले जानिया ने इस मामले पर भी बात भी कर चुकी थी कि जिसने रो रो कर आफताब के उसके इग्नोर करने के बारे में बताया, और ये भी कि पिछले एक हफ्ते से वो इससे बात नहीं कर रहा, जिस पर उन्होंने इसे प्यार से खामोश करवाते आफताब की क्लास लेने की बात की तो जानिया ने इनकार कर दिया। वो खुद ही बात करके दोनों के दरमियान की तमाम नाराज़गी ख़त्म करना चाहती थी, जिस पर वो खामोश ज़रूर हो गई थी, लेकिन अकेले में आफताब को समझाने का फैसला ज़रूर कर चुकी थी। आप ऐसा करें, इन्हें देखें, हम ज़रा आपके डैड को देखें। नरमी से बोलते वो कमरे से निकलती चली गई। जिनके जाते ही आफताब ने लम्ब भेज कर जानिया की तरफ देखा, जो पहले तो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसके पलटने पर फौरन चेहरे के जाविये बदलते रोने वाली शक्ल बना ली। ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते सपाट लहजे में बोला, जिस पर जानिया ने आंखों में आंसू भर कर उसकी तरफ देखा, जिनमें ढेरों शिकवे झलक रहे थे। इसकी आंखों में नजर आती शिकायत और उसकी बेरुखी की तड़प आफताब को वाज़ेह दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सब समझकर भी अनजान बनता जेब से फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। जब जानिया ने एकदम अपनी जगह से उठकर फ़ोन उसके हाथ से छीनकर बेड पर फेंकते खुद एक हाथ से उसके कॉलर को थामते अपनी तरफ खींचा, जबकि उसके दूसरे हाथ में अभी तक प्लास्टर बैग बंधा हुआ था, जो इसके गले के साथ अटैच था, ताकि बाजू मूव करने पर उसके जख्म पर खिंचाव ना पड़े। जानिया की जुर्रत पर आफताब ने तेज़ निगाहों से उसे घूरा। क्या समझते हैं आप खुद को आफताब मलिक? हाँ, क्या समझते हैं? पिछले कितने दिनों से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। जानिया बिहेव। उसकी ऊंची आवाज़ पर आफताब ने सख्त लहजे में उसे तनबीह की। नहीं सुनती मैं आपकी कोई भी बात, बल्कि आज आपको मेरी सुननी होगी। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस दिन जो भी कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आपके पीछे आई थी। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, नहीं देख सकती थी कि वो इसकी आंखों में आंखें डालकर रवानी में बोलती जा रही थी कि आफताब ने एकदम इसके लबों पर झुकते उसे खामोश करवाया था, जिस पर वो पहले तो झटपटाई, लेकिन फिर अपनी कमर पर आफताब की सख्त होती गिरफ्त और सांसों में उतरती उसकी सांसों की खुशबू को महसूस करते उसकी शिद्दत से नम होती अपनी आंखें बंद करते उसके मजीद करीब होते अपना हाथ उसकी गर्दन में बांध गई। जबकि जानिया को अपनी शिद्दतों में शामिल होते देख आफताब फौरन उससे दूर हुआ। आफताब की हरकत पर जानिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल सीने से निकाल कर बाहर रख दिया। अभी तो वो इसे ठीक से महसूस भी नहीं कर पाई थी, और वो जालिम शख्स पल में बेगाना होता दोबारा से दूरी बना गया। जानिया ने शिकवा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, जिसे नज़रअंदाज करता वो एक झटके में उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया था, और सपाट चेहरे से बेड पर उससे कुछ फासले पर बैठते उसके हाथ पर बंधे प्लास्टर बैग को उतारने लगा। जानिया ने हैरान नज़रों से आफताब के संभल को देखा, जिसने प्लास्टर उतार कर एक तरफ रखते उसकी पहनी हुई शर्ट के बटन खोलने शुरू किए थे। इसे तड़प कर अपने दोनों हाथ आफताब के हाथों पर रखे। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए अटकते हुए लहजे में बोली, जिसका जवाब देना आफताब ने ज़रूरी नहीं समझा था, और इसके हाथों को एक साइड करते ऊपरी 3 बटन खोलकर उसके जख्म का मुआयना करने लगा। जबकि आफताब के संभल पर जानिया का चेहरा और खून छलकाने लगा। शावर लिया था? जख्म पर बंधी गीली पट्टी को देख इसने सपाट लहजे में सवाल किया। जानिया के लिए शर्म से नज़रें उठाना मुश्किल हो गया था। वो बेचारी इसे क्या जवाब देती, लेकिन फिर उसकी सख्त नज़रों के महसूस करती झुकी हुई आंखों के साथ हाँ में सर हिलाया, और यकीनन मॉम से हेल्प नहीं ली होगी। आफताब की इतनी सही अंदाजे और तंज या लहजे पर इसने अपने लब भींच कर नफ़ी में सर हिलाया। आफताब ने इसकी बेवकूफ़ी पर गहरा सांस खींचते बमुश्किल ही खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। वो कैसे समझाता उसे कि छोटी छोटी मोटी चोट नहीं बल्कि मोहतरमा को गोली लगी थी, जिसका जख्म अभी सही तरीके से भरा भी नहीं था, जो शावर लेने के बाद अभी तक उसकी ड्रेसिंग चेंज नहीं की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आफताब ने उसे कुछ कहने की बजाय बाएं तरफ कंधे से शर्ट खिसकाते उसकी पट्टी खोलनी चाहिए। जब जानिया ने उसके हाथों को झटक कर फौरन शर्ट ठीक करते नफ़ी में सर हिलाया,
زانیہ کی حرکت پر آفتاب کا ازلی غصہ عود کر آیا تھا۔ اسے ایک جھٹکے سے زانیہ کی شرٹ کھینچ کر تن سے جدا کرتے دور پھینکی تھی۔ آفتاب، جس پر زانیہ کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی۔ حیرت کی زیادتی سے زانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نرم سفید سرخ گال ہو کر تڑپ اٹھے تھے۔ اسے فوراً آگے بڑھ کر کمفرٹر خود پر کھینچا، جبکہ اس کے ریئیکشن پر آفتاب نے بمشکل چہرہ پھیر کر اپنے چہرے پر امٹ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ دوسرے ہی پل چہرے پر سخت تاثرات سجائے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کمفرٹر خود پر اوڑھے خود کو آفتاب کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس کے ہاتھ سے کمفرٹر کھینچتے وہ درشقے سے کھویا ہوا۔ آفتاب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سینے میں خود کو چھپاتے وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ اس کے نرم لمس پر بہکتا جھک کر اس کے کندھے پر لب رکھتے اس گمبھیرتا سے بولا۔ آفتاب کے شریر ہونٹوں کی گرم نرم لمس پر وہ مزید اس میں سمٹی۔ آفتاب کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے زانیہ کو خود سے الگ کرتے اپنی نظریں اس کے حسین اور من موہنی چہرے پر ٹکائی، جو اس کی ذرا سی قربت پر گرم انگار کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کی لرزش جو آفتاب کی نگاہوں کی تپش سے شرم و حیا کے بوجھ تلے جھکی جا رہی تھی، پنکھڑیوں جیسے نرم ہونٹوں کی کپ کپاہٹ جسے دیکھتے ہمیشہ اسے اپنے اندر ایک تشنگی سی جاگتی محسوس ہوتی تھی کہ وہ خود پر سے کنٹرول کھوتے ان کا جام پینے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا۔ اور اس وقت بھی زانیہ کو اپنے اتنے قریب دیکھتے اس کے دل میں شدت سے انہیں چھو لینے کی خواہش جاگی تھی، لیکن فی الحال اپنے جذبات پر بند باندھتا اس کے زخم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے وجود کی رہنائیوں کی طرف جا رہی تھی۔ آفتاب کے لیے آسان نہیں تھا زانیہ کے دو آتشہ معصوم حسن سے نظریں چرانا، لیکن وہ خود پر ضبط کرتا اس کی بھیگی ہوئی پٹی اتارنے لگا جب وہ اس کے ہاتھوں کی کھدرے لمس پر تڑپ کر دوبارہ اس کے وجود کا حصہ بنی۔ دوسرے لفظوں میں اس کے پہلے سے بھی بھڑکے ہوئے جذبات میں پیٹرول ڈالنے کا کام کر گئی۔ اسے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرتی زانیہ کی گردن میں جھک کر اس کی خوشبو میں گہرا سانس کھینچا۔ آپ تو ایسے جھجک رہی ہیں جیسے پہلے کبھی میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ کے وجود کے ایک ایک راز اور گہرائی سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ غریز، یہ شرم سب بے معنی ہے۔ سپاٹ لہجے میں انتہائی بے باکی سے بولتے جھک کر دھک دھک کرتی اس کی دھڑکنوں کے مقام پر پوری شدت سے اپنے دہکتے لب رکھے۔ آفتاب، اس کی جان لیوا عمل پر وہ تڑپ کر اسے پکار گئی۔ اصل میں زانیہ کے لیے فی الحال آفتاب کی دہکتی قربت کو اپنے وجود پر سہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جس سے انجان وہ اپنی اتنے دنوں کی تڑپ اپنی شدت بھرے لمس کے ذریعے اس کے پور پور پر نچھاور کرتے اس سے تڑپنے پر مجبور کر گیا، جس پر زانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ حالانکہ اس سے آفتاب کی پوزیشن میں زیادہ فرق تو نہیں آیا، لیکن زانیہ کی یہ حرکت آفتاب کے سوئے ہوئے غصے کو ہوا دینے کا کام کر گئی۔ آفتاب نے اس کے بالوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی سرخ نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی غصے میں آتے دیکھ زانیہ کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آفتاب، بکھری ہوئی سانسوں کے درمیان اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ اس کی ساری التجاؤں کو نظر انداز کرتے پوری شدت سے اس کے سرخ لبوں پر جھکا اور اپنے دہکتے لمس کے ذریعے اپنا سارا جنون اور غصہ اس کے نرم ہونٹوں پر نکالنے لگا۔ سانسوں کے بند ہونے پر زانیہ نے اپنے دونوں نازک ہاتھوں کے مکے اس کے کندھوں پر برساتے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کا اثر لیے بنا آفتاب نے اپنا کام ہنوز جاری رکھا ہوا تھا۔ اینڈ جب اس کی مزاحمتیں دم توڑنے لگی اور آفتاب کو لگا کہ وہ اپنے حواس گنوانے لگی ہے، اس کے نچلے لب پر اچھا خاصا دانتوں کا دباؤ دینے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ہوا۔ آئندہ مجھے جھٹکنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا، کہیں ایسا نہ ہو سزا کے طور پر میں آپ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے چھین لوں۔ وہ اسے سانس لینے کا موقع دیے بنا گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے گرایا، جس پر زانیہ نے سہم کر پہلے سے اکھڑ کر آتی اپنی سانسیں تک روک لی۔ اس کی سرخ نظروں کو دیکھتے زانیہ کو آفتاب سے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ اس کا نازک وجود آفتاب کی سخت گرفت میں لرزنے لگا، اور اس سے پہلے وہ اسے خوف سے سچ مچ اپنی سانسیں ہار دی تھی۔ آفتاب نے دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے وجود میں اپنی سانسیں منتقل کرنی شروع کی اور ساتھ نرمی سے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ آہستہ آہستہ زانیہ کی رکی ہوئی سانسوں میں روانی آنے لگی، اور جب آفتاب کو لگا وہ ٹھیک ہے، سانس لے رہی ہے، زانیہ کے کہے بنا ہی وہ خود نرمی سے پیچھے ہو گیا اور بہت غور سے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، جو اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ پھر ساری باتوں کو جھٹک کر سائڈ ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے زخم کی ڈریسنگ کرنے لگا
और इन सब के दौरान जानिया ने अपने लबों से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला था। यहाँ तक कि ज़ख्म पर तकलीफ़ होने के बावजूद एक सिसकी तक नहीं निकाली, जिस पर आफताब काफ़ी हैरान हुआ था। पहले तो दिल में आया कि मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर अपनी नाराज़गी को याद करते ज़ख्म पर दोबारा पट्टी बांधने के बाद खामोशी से सारी चीज़ें समेट कर उठने लगा। इरादा ड्रेसिंग रूम से उसके लिए नई शर्ट लाने का था। जब उसकी मजबूत कलाई जानिया के हाथों में आई, आफताब ने हैरत से पलटते उसके झुके सर की तरफ देखा, जिसने एकदम अपनी सुर्ख रंग हुई नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? मोहब्बत, जुनून, आफताब से उसका इश्क। और जिस चीज़ ने आफताब को चौंकाया, आफताब के इतने सख्त रवैये के बाद भी कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। वो ऐसी ही थी, जुनून की हद तक उसे चाहने वाली। अब तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? चंद लम्हे उसकी आंखों में देखने के बाद बहुत उम्मीद से पूछा। इसके लहजे की नमी, उसके अपने लिए तड़प और मोहब्बत को देखते आफताब को अपना सारा गुस्सा पल में झाग की तरह बैठता महसूस हुआ, और उसने पल में दोनों के दरमियान का फासला मिटाते उसे अपने सीने से लगाया था, जिस पर अपना ज़ब्त खोते जानिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बस मेरी जान, मैं आपसे नाराज़ नहीं था, बस हल्की सी खलिश थी दिल में कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। वादा किया था ना, मैंने कहा था ना ज़रबाब को सही सलामत वापस आपके पास लेकर आऊँगा। फिर क्यों कर आपने मेरा पीछा करते खुद की जान को खतरे में डाला? उसे खुद से अलग करते हुए बहुत प्यार से उसके बहते हुए आंसुओं को चुनते ज़रा नाराज़गी से बोला, मुझे बस डर यही था कि कहीं वो लोग आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा नहीं था कि मुझे आप पर भरोसा नहीं था, बस मेरे दिल को किसी तौर पर सुकून नहीं मिल रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी आपके पीछे चली गई। आपको हट करने या आपके काम में रुकावट डालने का कोई मकसद नहीं था। बहते हुए आंसुओं के दरमियान अपनी सफाई देते हुए उससे आफताब की नाराज़गी दूर करनी चाहिए। फिर भी अगर आपको या हमारे होने वाले बच्चों को कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? उसके लबों पर अपनी उंगली रखते आफताब को खामोश करवा गई। और जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए परेशान होना या फिर नाराज़ रहकर अपने चाहने वालों को तकलीफ़ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर मलिक। उसकी शर्ट के कॉलर को खींचकर उसे मज़ीद अपने करीब करते नरोटेपन से बोली। इस सब में वो ये बात बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि वो किस कंडीशन में है। जानिया की हरकत पर पहले वो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट खिली। अच्छा जी, तो खुद पर प्यार निछावर करते अपने मजाजी खुदा को झटकना या क्या अच्छी बात होती है मिसेस मलिक? उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करते वो भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। वो प्यार नहीं था, बल्कि गुस्सा था जो आप मुझ पर निकाल रहे थे अपना। वैसे भी मैंने जानबूझकर नहीं झटका, अपनी तबीयत की वजह से मुझे मेरी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। अगर ऐसा था जानम तो आप मुझे एक हुक्म करती, अपनी सारी सांसें आप में उंडेल कर आपकी रुकती हुई सांसों को रवानी बख्श देता। उसके सुर्ख लबों को नरमी से छूते हुए शरीर लहजे में बोला, जिस पर जानिया के नरम गालों पर टूट कर गुलाल बिखरा, जिन्हें बारी बारी शिद्दत से चूमते वो दोबारा उसकी सांसों के करीब हो। लेकिन इससे पहले वो दोबारा उसकी सांसों को अपनी दरस तरस में लेता, जानिया ने उसके लबों पर हाथ रखते नफ़ी में सर हिलाया। ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें, मैं भूली नहीं अभी कुछ देर पहले आपका रवैया, जिस तरह आपने मुझे डराया था। भला ऐसा कोई करता है अपनी बीवी के साथ? उसकी बढ़ती हुई शिद्दतों से घबरा कर वो उसके लबों पर हाथ रख दें। आफताब की कुछ देर पहले की हरकत उसे याद दिलाते मसनूई गुस्से से घूरने लगी, जिसका असर लिए बिना ही वो अपने लबों पर रखे उसके हाथ को चूमते गहराई से मुस्कुराया। आफताब की हरकत पर जानिया ने फौरन अपना हाथ वापस खींचा। वो आपके एक्शन का रिएक्शन था मिसेस। और रही बात फ्री होने की, तो मुझे मेरी बीवी से फ्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं, शिद्दत पसंदी से कहते हुए तकरीबन इस पर झुकाया था आफताब। इसने उसके इरादों से डरते सहम कर उसे पुकारा। जानिया, आप नहीं चाहती पिछला ये एक हफ्ता मैंने कैसे गुजारा है? बहुत तड़पा हूँ पल पल आपकी मोहब्बत के लिए। खुद को आपसे दूर रखा सिर्फ इसलिए कि आपको भी मेरी तकलीफ़ का एहसास हो। जो आपको खुद से दूर जाते देख मुझे अपने दिल में उठती महसूस होती है। बहुत जालिम है आप, मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। पीछे हो जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आफताब की बात पर वो नम लहजे में बोलती नाराज़गी से अपना रुख फेर गई, जिसे एक झटके में दोबारा अपनी तरफ खींचते आफताब ने मुकम्मल उसे अपनी दस्तरस में लिया, कुछ ऐसे कि उसका नाजुक वजूद आफताब के भारी वजूद तले दबसा गया। आपको नाराज़गी जताने का हक नहीं, क्योंकि इस बार गलती आपकी थी। उसके सुनहरे कांच पर अपनी नज़रें गाड़ते आफताब ने जिसे बताया, तो ठीक है ना, मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ। वैसे भी हमेशा मैं ही तो गलत होती हूँ, आप तो कुछ गलत करते ही नहीं। मैं गलत हूँ ना हूँ, अब क्यों मेरे पास आ रहे हैं? दूर रहें, अपनी नाराज़गी दिखाएं। दो बदू गुस्से में बोलते उसने भी तंज से जताया। उसके गुस्से से फुले हुए मुंह को देखते आफताब को इस पर टूट कर प्यार आया। उसने अपने दहकते हुए लब पूरी शिद्दत से उसके सुर्ख नाजुक गाल पर रखे
اس کی چپتے لمس پر زانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ دور ہی تو نہیں رہا جاتا مسز، آپ کو دیکھتے ہی آپ میں کھو جانے کا دل کرتا ہے، آپ کی سانسوں میں اتر کر انہیں اپنی خوشبو میں مہکانے کا دل کرتا ہے، آپ کی باہوں میں سماتے اپنی ساری شدتیں آپ پر لٹانے کا دل کرتا ہے، خود کو مکمل طور پر بھول کر بس آپ میں ہی بس جانے کا دل کرتا ہے۔ ایک لہجے میں بولتے ہوئے وہ زانیہ کی نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ زانیہ میری طرف دیکھے، اس کی جھکی پلکوں کو نرمی سے چھوتے وہ بہت پیار سے بولا۔ زانیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جھکی نظریں اٹھائی، جو وہ بہت قریب سے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں سے ٹکرائی، اور ان میں نظر آتی طلب کو دیکھتے زانیہ نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، جبکہ آفتاب نے شریر نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا۔ آفتاب پلیز نہیں، کیوں نہیں؟ اتنے دن دور رہ کر آپ کے ساتھ خود کو جو سزا دی میں نے اسے اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی تو یہی چاہتی تھی، تو اب کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ زانیہ کے مسلسل انکار پر غصے میں آتے اب کے ناگواری سے بولا، نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا، ایکچولی میری طبیعت۔ اسے دوبارہ غصے میں آتے دیکھ وہ منمنائی۔ آفتاب کی نظریں اس کے سینے پر موجود زخم کی طرف گئی۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر بس اب کی آواز نہ آئے، لیکن اس کے باقی کے لفظ وہ اس کے حلق میں روک چکا تھا۔ زانیہ نے بے بس نگاہوں سے اسے خود سے پر جھکے اس ظالم شخص کو دیکھا، جو جانتی تھی اب وہ کچھ بھی کہہ لے اس کی کسی بات کو وہ خاطر میں نہیں لائے گا، اور نہ ہی خود سے اسے جھٹک سکتی تھی۔ ایک بار جھٹک کر اس کا انجام بھی تو دیکھ چکی تھی۔ پل میں وہ اس کی سانسیں بند کرنے کے در پر آ گیا تھا، اور وہ خود بھی تو اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ آفتاب کے دور جانے پر اس کی خود کی سانسیں بھی تو رکنے لگتی تھی۔ آفتاب کے نرم مگر جان لیوا لمس پر سسکتے وہ اس کے کندھوں کو سختی سے تھام گئی، جو پل میں ساری دوریوں کو مٹاتا اس کی روح میں سما چکا تھا۔ لمحہ لمحہ بڑھتی اس کی شدتوں پر زانیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک میٹھی سی کسک جو آفتاب کے لمس سے اس کے وجود میں سرسرایت کرتی جا رہی تھی، اس کی روح کو سکون پہنچاتے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن گئی۔ اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہو چلے تھے زانیہ کو آپریشن تھیٹر کے اندر گئے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی بھی حوصلہ افزا خبر سننے کو نہیں ملی تھی، جس سے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اصل میں زانیہ کی حالت بہت خراب تھی، ایک تو ارلی ایج پریگننسی، اوپر سے ٹوئنز بیبی، اور جس طرح سے تکلیف سے وہ رو رہی تھی، آفتاب کو خود ہی پر غصہ آیا۔ آخر کیوں کر اس نے اس معصوم جان کو اسی مصیبت میں ڈالا؟ اس نے بے بس نگاہوں سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھا، جب شعیب جو اس کی ایک کال پر فوراً بھاگا آیا تھا، اس سے آگے بڑھ کر آفتاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ فکر نہ کر، سب اچھا ہی ہوگا، جس پر اس نے فقط سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، جنہیں دیکھتے آفتاب کے ساتھ وہاں موجود باقی گھر والے بھی ان کے قریب آئے تھے۔ مبارک ہو مسٹر ملک، آپ کی مسز نے 2 صحت مند بچوں کو جنم دیا ہے، ایک بیٹا اور ایک دوسری بیٹی، ماشاءاللہ۔ سلمیٰ اور عائشہ ملک ایک ساتھ بولی تھی، اور پھر مسکرا کر ایک دوسرے کے گلے لگتے مبارکباد دی۔ اور ڈاکٹر میری وائف؟ اپنے بچوں کے بارے میں سنتے اسے خوشی تو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پہلے زانیہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا ضروری سمجھا۔ شی از ایبسلیوٹلی فائن، بس کچھ ہی دیر میں انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ مسکرا کر پروفیشنل بولتی وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ شکر الحمدللہ، سکھ کا سانس لیتے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ بہت مبارک ہو یار، ایک بار پھر باپ بن گیا، شریر لہجے میں بولتے شعیب اس کے گلے لگا تھا، جس پر نفی میں سر ہلاتے اس نے اسے سختی سے خود میں بھیجا، جبکہ جہانزیب ملک نے زوہب ملک کو سینے سے لگاتے مبارکباد دی تھی۔ مار دیا ظالم، کیا کھاتا ہے، ہڈیاں توڑ دی میری۔ ہاں اتنی کوئی تو نازک پری ہے؟ اس کے کمر پر بھاری ہاتھ کا مکہ جڑتے وہ طنز کرتا پیچھے ہوا، جس پر اس نے آفتاب کو گالیوں سے نوازتے اپنی پیٹھ سہلائی تھی۔ مجھے زانیہ بھابھی کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے، وہ نازک جان تجھ جیسے سانڈ کو پتہ نہیں کیسے جھیلتی ہوگی۔ آفتاب ابھی زوہب ملک سے گلے مل کر پیچھے ہوا تھا، جب شعیب نے اس کے کان میں گھستے سرگوشی کی، جس پر آفتاب نے پلٹ کر تیز نظروں سے اسے گھورا۔ کچھ غلط بولا کیا؟ اپنی بدتیزی کی نمائش کرتے اس نے آفتاب کو مزید چھیڑا۔ شعیب، اس سے پہلے تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، اپنی بکواس فضول بکواس بند کر لیں، اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ مطلب بات سچی ہے۔ پلکوں کو جان لیوا جنبش دیتے اس نے مسکراہٹ دبائی، اور اس سے پہلے آفتاب سچ میں اس کی بکواس پر شعیب کو سبق سکھاتا۔ کوریڈور میں ضرباب کی ناراض بھری آواز گونجی، کوئی مجھے بھی تو مبارکباد دی، میری بھی تو پروموشن ہوئی ہے۔ جینی جان نے بولا تھا آنے والی بیبی میرے بھائی بہن ہوں گے، اور میں ان کا بڑا بھائی۔ اس کی آواز پر چونک کر سب نے اپنی چھوٹے سے شہزادے کی طرف دیکھا، جو منہ پھلائے کھڑا ناراضگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔
بالکل بھائی، ہمارے چھوٹے ملک صاحب کی بھی پروموشن ہوئی ہے، بلکہ سب سے پہلے تو مبارکباد دینے کے حقدار وہی تھے۔ شعیب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا تھا، اور نہیں تو کیا۔ زرباب کی بات پر شعیب سمیت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تبھی آفتاب نے آگے بڑھ کر اسے شعیب کی گود سے لیا اور چٹاچٹ اس کے پھولے گالوں کو شدت سے چوم ڈالا۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ بابا پلیز ایسے کسی مت کیا کریں، آپ کی داڑھی اور مجھے چبھتی ہے۔ وہ اپنی سرخ ہوئی گالوں کو اپنے ننھے ہاتھ سے مسلتے نروٹے پن سے بولا، جس پر آفتاب نے اسے گھورا، جبکہ اس کے برعکس شعیب نے سن کر کہکا لگایا، بیٹا ظالم ہے تیرا باپ، اس سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سچی میں شعیب، انکل میری جینی جان بھی یہی کہتی ہیں۔ شعیب کی بات پر زرباب نے فوراً زانیہ کا نام لیتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زرباب کے جواب پر شعیب کی آنکھیں چمکی، جبکہ آفتاب کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی۔ اچھا کیا کہتی ہے تمہاری جانی جان؟ آفتاب کو شریر نظروں سے دیکھتے اس نے زرباب سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں کہتی۔ اسے پہلے زرباب کچھ الٹا سیدھا بول کر اسے سب کے سامنے شرمندہ کرواتا۔ اسے درمیان میں ٹوکتے بات ختم کرنی چاہیے، جبکہ زانیہ کے بعد میں اچھی طرح نپٹنے کا دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی تنبیہ کو دیکھتے زرباب نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تو اس کا اور اس کا جینی جان کا سیکریٹ تھا۔ سوری۔ ایسے کیسے بیٹا؟ آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے بھابھی نے آپ کو اس سے خطاب سے نوازا۔ آفتاب کے ٹوکنے پر شعیب نے اس کی ٹانگ کھینچتے مزید بات کو بڑھایا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے باقی گھر والوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ تو اپنا منہ بند ہی رکھ تو بہتر ہوگا، ورنہ نیدا بھابھی تجھے کس خطاب سے نوازتی ہیں میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ آفتاب کی بات پر شعیب کے چہرے کا رنگ اڑا، لبوں پر چپ کے فکر لگے، جسے دیکھتے آفتاب کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ابھی وہ لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے جب دو نرسیں جن کے ہاتھ میں روئی کے گالوں جیسے ننھے ننھے نازک پھول موجود تھے ان کے قریب آئی۔ سلمیٰ اور عائشہ ملک فوراً آگے بڑھی اور نازک پھولوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ماشاءاللہ چچی جان، دونوں کتنے پیارے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں موجود ننھی سی جان کی پیشانی چومتے عائشہ مسکرا کر بولی، بالکل، اللہ پاک نظر سے بچائے۔ ان دونوں کے بعد سبھی نے انہیں باری باری گود میں لے کر پیار کیا تھا، اور ساتھ جہاں نصیب سمیت زوہیب ملک نے اپنی مٹھائی کے ساتھ ساتھ کئی نوٹوں کی گڈیاں ان پر وارتے ہاسپٹل کے سٹاف کے ساتھ غریبوں میں بانٹی تھی۔ اپنے بہت قریب جانی پہچانی خوشبو کو محسوس کرتے زانیہ نے اپنی باہری ہوتی آنکھیں دھیرے سے کھولی اور آفتاب ملک کو خود پر جھکے دیکھ کر اس کے لبوں پر حسین مسکراہٹ آئی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھتے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ آپ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر روح میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے نرمی سے جواب دیا تھا، جس سے آفتاب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں آپ کی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، کہیں پین تو نہیں ہو رہا نا؟ اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کو چومتے فکر مندی سے بولا، جس پر زانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آج آپ نے خدا کی نعمت کے ساتھ اس کی رحمت کو بھی ایک ساتھ میری جھولی میں ڈالتے مجھے مکمل کر دیا ہے زانیہ۔ میں آپ کا یہ احسان کس طرح چکاؤں گا؟ ہمیشہ کے لیے صرف میرے رہ کر؟ فوراً جواب آیا تھا۔ زانیہ کی اس قدر محبت پر آفتاب کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا، اور ساتھ ہی اس رب تعالیٰ کے اس قدر مہربان ہونے پر جس نے اتنی ساری خوشیاں ایک ساتھ اس کے دامن میں ڈال دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ آفتاب کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے آپ جیسا مخلص ساتھی میرے نصیب میں لکھا، اور میں بھی ٹھیک سے آپ کی محبت کی قدر بھی نہیں کر سکا۔ اسے آج بھی شادی کی شروعاتی دنوں میں زانیہ کے ساتھ اپنائے جانے والے اپنے رویے پر افسوس ہوتا تھا۔ نہیں آفتاب، ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے بچپنے اور میری بے وقوفیوں کو معاف کرتے ہوئے جتنا آپ نے میرا خیال رکھا، میری محبت کے بدلے جتنا پیار دیا، کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ You are the best husband in the world and I am very lucky because I have you in my life. I love you so much. اس کے وجیہہ چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ جبس کے عالم میں بولی تھی، جس کا ایک ایک لفظ آفتاب کو اپنے دل پہ اترتا محسوس ہوا، لیکن بدلے میں وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس نرمی سے جھکتے اس کے لبوں پر پیار کیا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکا سا نوک کرتے سبھی لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے آفتاب تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ جینی جان، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے پیارے بھائی اور بہن دیے ہیں۔ سلمیٰ اور عائشہ ملک کی طرف اشارہ کرتے کہاں انہوں نے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ زرباب مسکرا کر بولا۔ اسے مسکراتے ہوئے ایک نظر زرباب کو دیکھتے آفتاب ملک کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کا راز تھا، جبکہ اس کے دیکھنے پر اس نے ہونٹوں کو جنبش دیتے زانیہ کو تھینک یو بولا تھا۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے جہاں نصیب ملک مسکرا کر بولے، جن کے بعد زوہیب ملک نے آگے بڑھ کر زانیہ کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ خوش رہیں،
थैंक यू डैड एंड आई लव यू सो मच। इनका हाथ थाम कर लबों से लगाते प्यार से बोली, लव यू टू। डैड भी अपनी जान से बहुत मोहब्बत करते हैं। उसकी पेशानी को एक बार फिर से मोहब्बत छूते वह नरमी से मुस्कुराए, जिसके बाद सलमा और आयशा मलिक आगे बढ़ी थी और इसे प्यार करते साथ साथ बच्चों के मासूम चेहरे से उसे दिखाए। ओ माय गॉड मम्मा, दादू ये कितने छोटे और प्यारे हैं। अपने वजूद के हिस्सों को मुस्कुरा कर देखते हुए इश्तियाक से बोली, जबकि उसकी मासूम बात पर वो दोनों मुस्कुराई। कभी आप भी इतनी ही थी? आयशा मलिक मुस्कुराकर बोली, मम्मा मुझे इन्हें गोद में लेना है। मुस्कुराकर बोलते उसने उठना चाहा, जब जख्म पर खिंचाव पड़ने पर उसकी कराह निकली, जानिया। एक साथ कई फिक्रमंद आवाज़ें कमरे में गूंजी। जानिया ने जबान दांतों तले दबाते अपनी जल्दबाजी पर खुद को कोसा। अभी कुछ घंटे पहले आपका ऑपरेशन हुआ है और आप? आफताब ने लब भींच कर मुश्किल खुद को सख्त कहने से रोका, सॉरी। बदले में ऐसी मासूम शक्ल बनाकर जानिया ने उसकी तरफ देखा कि ना चाहते हुए भी आफताब के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी और इसने आगे बढ़कर सिरहाने की तरफ से बैठ ऊंचा करते बहुत एहतियात से उसे उठाकर बिठाया और फिर सलमा मलिक के हाथ से अपनी बेटी लेकर उसके हाथों में थमाई, जिसे थामते जानिया के अंदर अलग सा एहसास जागा। माशाल्लाह, ये कितना क्यूट बेबी है। छोटे से फूले गाल पर प्यार करते वो बहुत मोहब्बत से बोली थी, ये हमारी बेटी है। आफताब के बताने पर जानिया ने हैरान नज़रों से अपने हाथ में मौजूद बच्चे को देखा और फिर आयशा मलिक के हाथों की तरफ। लेकिन मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं। इसकी मासूम बात पर सभी मुस्कुराए थे। अपनी बेटी को प्यार करने के बाद इसे आफताब के हाथों में थमाते आयशा ने अपना बेटा लिया। मेरा बच्चा, मेरी जान, उसे प्यार करते जानिया के चेहरे से अलहुई खुशी झलक रही थी, जबकि जानिया को इन दोनों से प्यार जताते देख ज़रबाब को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। थोड़ी देर पहले जो खुशी इन दोनों के अंदर पैदा होने पर इसे हो रही थी वो मानीन पड़ गई। जैनी जान, इसे नम आंखों के साथ जानिया को पुकारा। बाप, क्या हुआ मेरी जान? ज़रबाब की नम आंखें देख कर वो तड़प भी तो गई। इसे फ़ौरन अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाते उसे अपने पास बुलाया। नहीं, पहले ये बेबी दादू को वापस करें। ज़रबाब की बात पर सबने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। बेबी वापस करो? जी वापस करें, और आइंदा आप इन दोनों से प्यार नहीं करेगी और ना ही मेरी जान कहकर पुकारेगी। आपकी जान सिर्फ मैं हूँ, आपका बाप जान। इसके हाथ में मौजूद बच्चे को देखते हुए ज़िद्दी लहजे में बोला, ज़रबाब बिहेव। उसकी ऊंची आवाज़ पर आफताब ने सख्ती से टपटा, जिस पर ज़रबाब ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। आफताब प्लीज़। इससे पहले वो ज़रबाब को मज़ीद डांटता, जानिया ने उसे रोकते हुए बच्चा वापस आयशा मलिक के हाथों में थमाया और साथ ही अपने दोनों बाजू के लिए वाक़, जिस पर वो रोना धोना बोलकर उसके करीब आया था। जानिया ने आफताब की तरफ देखा, जिसने एक हाथ में अपनी बेटी थामते दूसरे से उसे ऊपर बेड पर चढ़ने में मदद दी और इसे अपने सीने से लगाती जानिया ने बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। बिल्कुल मेरा बाप जान ही सिर्फ मेरी जान है, मैं आइंदा इन्हें जान कहकर नहीं पुकारूंगी। जानिया की बात पर ज़रबाब के होठों पर मुस्कुराहट खिली, जबकि आफताब ने नफ़ी में सर हिलाया। अलबत्ता बाकी सब मुस्कुराती नज़रों से इन दोनों की तरफ देख रहे थे, जिनकी सच में एक दूसरे में जान बसती थी। ज़रबाब, ये गलत बात है बेटा। अपनी छोटे भाई बहनों के साथ कोई ऐसा करता है भला? बड़े भाई तो अपनी छोटों पर जान देते हैं और आप तो ठीक है ना, मैं प्यार करूंगा इनसे, लेकिन मेरी जैनी जान नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी मम्मा है। ज़रबाब की ज़िद पर आफताब ने नरम लहजे में उसे समझाना चाहा। जब जानिया के गिर्द हाथ फैलाते वो नफ़ी में सर हिलाते बोला। जानिया के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आई, लेकिन बिल्कुल, मैं सिर्फ अपने बाप जान की मम्मा हूँ, लेकिन कभी कभी छोटे बेबी से प्यार तो कर सकती हूँ ना। आफताब को खामोश रहने का इशारा करती इल्तिजाइया उसकी तरफ देखने लगी। जैसे चंद पल देखने के बाद ज़रबाब ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी, वो भी थोड़ा थोड़ा। इजाज़त देने के साथ शरायत भी बताई गई थी। पक्का? जानिया ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन हामी भरी थी। तभी वो जानिया के साथ लग कर बैठता आफताब के सामने दोनों हाथ फैला गया, जिस पर नफ़ी में सर हिलाते आफताब ने बेबी उसके हाथ में दिया, जिसे थामने के बाद ज़रबाब ने जानिया को दूसरा बेबी पकड़ने का इशारा किया था, जिसे देखते आयशा मलिक ने खुद ही बच्चा जानिया के हाथ में थमा दिया। वाह छोटे मलिक, तुम्हारे तो अभी से ठाठ है भाई। मुझे पक्का यकीन है बड़े होने के बाद अपने बाप की आवाज़ भी नहीं निकलने दिया करोगे। बेड पर बैठे इन चारों की मोबाइल में तस्वीर खींचते हुए शईब आफताब की तरफ देखते शरारत से बोला। बाकी सब तो मुस्कुराए, अलबत्ता आफताब ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा, जिसे नज़रअंदाज वो जानिया से मुखातिब हुआ था। भाभी, आपने बच्चों के नाम नहीं सोचे? जैनी जान, मैं नाम रख दूँ इन दोनों के? इससे पहले जानिया जवाब देती ज़रबाब बोला, जिस पर जानिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आफताब अपनी बेटी की चालाकी पर अश अश कर उठा था, जो बिना महसूस कराए जानिया को नाम बताने से रोक गया था। ओके, तो जो बेबी बॉय है इसका नाम हम रखेंगे अरहान मलिक, और बेबी गर्ल मुझे फेरी जैसी लग रही है तो हम इसका नाम परी रखेंगे, ठीक है?
बच्चों के नाम फाइनल करते उसे सभी बड़ों से तस्दीक चाहिए, जिस पर सबने ही मुस्कुराकर सर हिलाया। असल में ज़रबाब के रखे गए नाम इन सभी को बहुत पसंद आए थे। इन सब के हामी भरने पर ज़रबाब ने जानिया की तरफ देखा, जिसने बहुत मोहब्बत से उसकी पेशानी पर प्यार किया था। बहुत प्यारे नाम है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे। और ज़रबाब मलिक को और क्या चाहिए था। इसने झुक कर अपने हाथों में थामी हुई परी के गालों पर प्यार किया था। मैं बहुत प्यार करूँगा तुम दोनों से, बहुत ख्याल भी रखूँगा। बस तुम लोग मेरी मम्मा के बच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना नाराज़ हो जाऊँगा। सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते हुए इसे जानिया से दूर रहने का बोल रहा था, जिसे वो इसकी बात समझ रही हो। आफ्ताब ने मुस्कुराकर अपनी हंसी मुस्कुराती फैमिली को देखा, अपनी जान से प्यारी अपनी बीवी, अपनी औलाद को देखा, जिनके चेहरों पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिली हुई थी। इशार के जाने के बाद इसे जो लगने लगा था कि वो अब कभी खुश नहीं रह पाएगा। जानिया की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसे अपनी सारी सोचें गलत साबित हुई दिखाई दी। जानिया ने अपनी मोहब्बत से ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी को संवारा, बल्कि इसकी औलाद को इससे भी बढ़कर प्यार करते ये बात साबित की कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म दे, बल्कि वो होती है जो बिना किसी गर्ज के अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान कर दे। माँ कभी सग्गी या सौतेली नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है, अपनी या पराई फ़र्क नहीं पड़ता। बस औरत के लिए अंदर खुलूस होना चाहिए, रिश्ते को निभाने के लिए सीने में नरम दिल और प्यार निछावर करने का जज्बा होना चाहिए, जो जानिया ने बहुत अच्छे इखलाक और बाज़रत मोहब्बत से साबित किया। जबकि इशाल अहमद जैसी औरत सग्गी भी हो तो अपने रिश्तों का गला घोट देती है, जिसके लिए इसकी औलाद और शौहर की खुशी कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सिर्फ अपनी अन्ना और ज़िद अहमियत का हामिल होते हैं, जिसके चलते जो ना सिर्फ खुद को बर्बाद करती है बल्कि दूसरों के लिए ऐसी इबरत का निशान बनती है जिसे सिर्फ सोच कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। आफ्ताब जो इशाल को अपने हाथ से उसके की सज़ा देना चाहता था, शहीब के समझाने पर के पीछे हो गया था कि पुलिस के होते हुए उसे कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस दिन सुबह इसे कोर्ट में पेश किया जाना था, उससे पिछली रात जेल में आग लग गई थी, जिसमें यही जाहिर करवाया गया कि जेल में मौजूद बाकी कैदियों के साथ साथ ऐशाल अहमद भी हलाक हो गई। आफ्ताब को पुलिस वालों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन तफ्तीश करने पर कोई खास सबूत उसे हासिल नहीं हुआ था, इसीलिए सब्र के घुट भरते वो खामोश हो गया था। लेकिन चंद महीने पहले ही उसे इस रात जेल में लगने वाली असल हकीकत का राज पता चला था। जब यासिर के अचानक होने वाले एक्सीडेंट का पता चलते शहीब उससे मिलने हॉस्पिटल गया, जहां यासिर हमेशा के लिए अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुका था और इसे ये सब माजी में अपने किए गए गुनाहों की सज़ा मालूम हो रहा था, जिसमें सहफहरिस्त ऐशाल के साथ किए जाने वाला वो जानवरों वाला सलूक था जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। इसने रोते हुए शहीब को तमाम हकीकत बता दी थी, जिसे सुनते वो चंद पल के लिए दंग रह गया। हाँ, ऐशाल ने जो आफ्ताब के साथ किया था उसके लिए वो चाहता था कि उसे सज़ा मिले, लेकिन ऐसी भयानक सज़ा वो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसे तमाम हकीकत आकर आफ्ताब को बताई थी, जो सच जानने के बाद खामोश हो गया था। बस कोई भी इजहार ख्याल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमेशा इंसान को इसके गुनाहों के हिसाब से ही सज़ा और जज़ा देता है। अलबत्ता जिस गैंग का यासिर ने नाम बताया था, इंसानियत के नाते उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चंद बंदों को हायर ज़रूर कराया, ताकि पहले जो हो गया सो हो गया, कम से कम ऐशाल अपनी बाकी की ज़िंदगी इस आज़ाब में ना गुजारे। चाहे जो कुछ भी था, ऐशाल उसके बच्चे की माँ थी और वो ज़िंदगी भर इसे यूं ज़िल्लत में जीने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद भी इन्हें खातिर ख्वाह कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। आफ्ताब यार, भाभी के करीब खड़ा हो, मैं तुम लोगों को एक फैमिली फ़ोटो खींचना चाहता हूँ। शहीब के बुलाने पर वो अपनी ला यानी सोचों से बाहर आया और फिर मुस्कुराते हुए बेड के करीब खड़ा हुआ। परफेक्ट, शहीब ने मुस्कुराकर बोलते उनकी तस्वीर खींची थी। आफ्ताब ने शहीब के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखते अपनी ज़िंदगी की तरफ देखा, जिस पर उसे यकीन था कि आगे की ज़िंदगी उसके संग हसीन गुजरेगी। लेकिन क्या सच में ही ऐसा था? ख़त्म शुदा। सो फाइनली नॉवल हो गया है एंड आई होप सो आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। और इसका सेकंड सीज़न है या नहीं मुझे नहीं पता है, बस मैंने ये नॉवल अभी कंप्लीट कर लिया है। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल भी रखें। और मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।